Assalamu alaikum. Can you hear me? Okay, and can you see my screen? ओके, तो आज हम प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, देन वी विल मूव ऑन विद दिस। ऑलराइट, सो प्रोसेसेस के बारे में हम कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स अभी डिस्कस करेंगे। लाइक वी विल डिस्कस प्रोसेस कॉन्सेप्ट, शेड्यूलिंग और ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। इसके बाद के जो एलिमेंट हैं इसमें से कुछ ज़रूरी एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जब हम सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। प्रोसेस का लफ्ज़ हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और हमने इसे डिफ़ाइन किया था कि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हम उसको एक प्रोसेस कहते हैं। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट रन एज अ प्रोसेस। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो एक प्रोसेस है। So a process is a program in execution. Process execution must progress in sequential fashion. No parallel execution of instructions of a single process is allowed in general. सो प्रोसेस जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोसेस सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है। आप इसको यूं इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप पाइथन में एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर द अदर लिखी हुई होती हैं, और जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होती हैं जिस तरतीब से वो लिखी हुई होती हैं। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय सीक्वेंशियल फैशन, राइट। अच्छा, अब जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल का मतलब ये होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस आपकी तरतीब से लिखी हुई हैं जिसमें एक इंस्ट्रक्शन दूसरी इंस्ट्रक्शन के बाद ही आ रही है, तो पैरेलल का मतलब कुछ यूं बनेगा कि दो इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी एग्जीक्यूट हो सकें। जनरली ऐसा नहीं होता, अगर से हम आगे चल के पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, लेकिन आम तौर पे एक प्रोसेस जिसके अंदर एक सीक्वेंशियल कोड लिखा हुआ होता है वो उसी तरह सीक्वेंशियल अंदाज में ही एग्जीक्यूट होता है। एक प्रोसेस जो होता है उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। सो देर इज एन एरिया दैट इज कॉल्ड द टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन इज बेसिकली द प्रोग्राम कोड। आप जानते हैं कि आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में लिखें वो अल्टीमेटली असेंबली लैंग्वेज और फिर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। प्रोसेसर पे वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो जाता। तो जो कोड होता है आपके प्रोग्राम का, जो कि आपने किसी सोर्स कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है और वही कोड अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है, तो उसको हम प्रोसेस का टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं या कोड सेक्शन कहते हैं। So this is one part of the process. The other parts are, for example, the current activity including program counter, processor registers are also maintained. तो प्रोसेसर जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसके जितने भी इंटरमीडिएट वेरिएबल्स होते हैं जो इस वक्त जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही है उसमें जो भी डेटा इन्वॉल्व है वो सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर मेंटेन किया जाता है। उसकी एक कॉपी भी प्रोसेस को मेंटेन करनी होती है। इसके अलावा एक रजिस्टर जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में आम तौर पर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो करंट इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट होनी है। तो अगर आपके मिसाल के तौर पे पाइथन के प्रोग्राम के अंदर आपने 10 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, अगर हम सिक्वेंसली उनको नंबर कर दें 1 2 3 4, तो फॉर एग्जांपल अगर अब इस वक्त इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो रही है तो प्रोग्राम काउंटर में 4 होगा, बिकॉज 3 के बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो रही होगी। सो दिस इज व्हाट इंट्यूटिवली इट मीन्स। सो टेक्स्ट सेक्शन और प्रोग्राम काउंटर के बाद जो अगली चीज एग्जिस्ट करती है प्रोसेस के एतबार से, दैट इज कॉल्ड स्टैक। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में शायद आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा। डू यू नो व्हाट इज अ स्टैक?
So stack is a data structure that is basically that implements an ordering of last and first out, जिसमें जो चीज़ बाद में जाती है वो पहले पॉप आउट करती है. So stack मेंटेन करता है एक प्रोसेस. Stack बुनियादी तौर पे किस लिए मेंटेन करता है? लोकल वेरिएबल्स के लिए. आपको मालूम है कि वेरिएबल्स आम तौर पर दो तरह के होते हैं, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स. तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, वो स्टैक पे मेंटेन किए जाते हैं. इसके अलावा जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे पाइथन में आप अलग फंक्शन लिख सकते हैं, डेफ समथिंग लाइक दैट, डेफ से शुरू करके आप कोई भी फंक्शन लिख देते हैं, तो फंक्शंस को जो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं वो पैरामीटर्स भी स्टैक के थ्रू पास किए जाते हैं. इसी तरीके से जब फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद कोई चीज़ रिटर्न करता है तो वो रिटर्न करके उसने जिस एड्रेस पे वापस आके अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना होता है, वो रिटर्न एड्रेस भी स्टैक के ऊपर ही प्लेस किया जाता है. तो लोकल वेरिएबल्स के लिए और फंक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान पैरामीटर्स की पासिंग और एक्सचेंज के लिए हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं. Another section in the program process is called the data section. तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस के डेटा सेक्शन के अंदर मेंटेन किए जाते हैं. एंड द लास्ट पार्ट दैट वी जनरली डिस्कस इज द हीप पार्ट. तो जो डायनामिक मेमोरी होती है वो हीप पे एलोकेट की जाती है. सो इफ़ यू लाइक नो फ्रॉम बैकग्राउंड, आपने जावा के अंदर भी इस चीज़ को शायद किसी हद तक डिस्कस किया होगा कि मेमोरी दो तरह से मेंटेन की जाती है. एक स्टैटिक मेमोरी होती है और एक डायनामिक मेमोरी होती है. स्टैटिक मेमोरी वो होती है जो प्रोग्राम के स्टार्ट में उसके लिए एलोकेट कर दी जाती है जितने भी वेरिएबल्स उसका हिस्सा होते हैं, और जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है वो मेमोरी ऑक्यूपाइड रहती है. जबकि डायनामिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ज़रूरत पड़ने पर किसी भी वक्त एलोकेट किया जा सकता है और डी एलोकेट भी किया जा सकता है. तो हीप एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिसको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो यही चीज़ डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं. लाइक यू सी कि आपके पास टेक्स्ट एरिया है जिसमें प्रोग्राम का कोड है, उसके बाद डेटा एरिया है जिसमें उसके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, उसके बाद आपके पास ये जो दो सेक्शंस हैं स्टैक और हीप. इन दोनों सेक्शंस को अगर आप देखें तो इसमें ये एरो लगा के ये बताया गया है कि इनका साइज ग्रो और श्रिंक कर सकता है. मिसाल के तौर पे जब आप फंक्शन कॉल पे जाएंगे तो स्टैक ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, और जब फंक्शन कॉल्स पे नहीं जा रहे होंगे तो स्टैक का इस्तेमाल कम हो रहा होगा. इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा डायनामिक मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीप का साइज ग्रो कर जाएगा, और अगर आप उस मेमोरी को डिलीट कर देते हैं या बनाते ही नहीं हैं तो हीप का इस्तेमाल कम हो रहा होगा. सो टेक्स्ट एरिया प्रोग्राम का और डेटा एरिया प्रोग्राम का, इनके साइज आम तौर पे फिक्स रहते हैं जब प्रोसेस के तौर पे वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है. लेकिन स्टैक और हीप का साइज ग्रो और श्रिंक कर सकता है, बिकॉज फंक्शन कॉल्स पे जाएंगे तो स्टैक इस्तेमाल होगा, जब फंक्शंस कॉल्स पे नहीं होंगे तो स्टैक इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा उस तरीके से. और इसी तरीके से अगर आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे तो हीप इस्तेमाल होने लग जाएगी, वरना हीप इस्तेमाल नहीं हो रही होगी. So a program is basically a passive entity stored on disk. मिसाल के तौर पे अगर आप Microsoft Word की बात करें तो Microsoft Word आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल्ड है और वो एक पैसिव एंटिटी है, वो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा. जब आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, चला देते हैं, तो वो एक प्रोसेस के तौर पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, तब हम उसे एक एक्टिव एंटिटी कह देते हैं. सो प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी sitting on the hard disk, and a process is an active entity when the program is like invoked, when it is run, when it is initiated. तो वो एक एक्टिव एंटिटी बन जाता है, वो एक प्रोसेस बन जाता है, और फिर वो रैम के अंदर लोड होकर एग्जीक्यूट होने लगता है. सो प्रोग्राम becomes process when an executable file is loaded into memory. आमतौर पर हम कैसे ये काम कर सकते हैं, जैसे आप किसी प्रोग्राम के आइकॉन पे डबल क्लिक करके उसको लॉन्च कर देते हैं, या उस पर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके उसको स्टार्ट कर देते हैं. सो दे कैन बी लाइक मल्टीपल वेज टू डू इट. सो एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय अ जीयूआई माउस क्लिक और अ कमांड लाइन एंट्री. अगर आप कमांड लाइन से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कमांड लाइन पे आप कोई कमांड का नाम देकर भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस. एक प्रोग्राम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के तौर पर चल सकता है. जैसे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक वक्त में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ओपन करना चाहें तो process Microsoft Word will not say that you will have to close the document already open before opening the next document. आप एक वक्त में
अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट खोलना चाहेंगे तो वर्ड की मल्टीपल इंस्टेंसेस खोल जाएंगी, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, हम एक वक्त में एक प्रोसेस की एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस चला सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ब्राउज़र को देखें तो ब्राउज़र की आप जितनी चाहें कॉपीज़ ओपन कर सकते हैं, इट अलाउज यू टू डू दैट। अगर हम खास तौर पर मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में चले जाएं तो फिर उस केस में तो खैर मल्टीपल यूज़र्स एक प्रोसेस को इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आप इसकी एक मिसाल यूं भी ले सकते हैं कि जैसे जब आप गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो गूगल डॉक बुनियादी तौर पे एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी मशीन पे डायरेक्टली इंस्टॉल्ड नहीं है, वो बेसिकली सर्वर पे इंस्टॉल्ड है और सर्वर से बेसिकली उसको मैनेज किया जा रहा है, और एक वक्त में मिलियंस और बिलियंस ऑफ यूजर्स गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो इन अ नटशेल व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस। कोई सवाल है अभी तक तो पूछ लीजिए। मैंने कहा देख लूं जिंदा भी हैं या नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो देयर आर 12 पीपल देयर। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके, बताने का बताने का शुक्रिया। ओके, सो नाउ दिस इज अ लेआउट ऑफ अ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल जनरली आप लोगों ने शायद सी में प्रोग्राम नहीं लिखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने पाइथन में प्रोग्राम लिखे हैं और इसके अलावा जावा में प्रोग्राम लिखे हैं। तो इस प्रोग्राम को अगर आप देखें तो ये सी में लिखा हुआ प्रोग्राम है, इसको किसी हद तक आप जावा के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो इफ़ यू सी, हमने 2 लाइब्रेरी फाइल्स ऊपर इंक्लूड की हैं। उसके बाद ये मेन फंक्शन है, जावा के अंदर भी आपकी एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होती है, सी में भी आपकी एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होती है। मेन से बाहर आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और अगर आपने मेन से बाहर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो आप जानते हैं कि ये दोनों वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल हैं। सो इंट एक्स जिसको इनिशियलाइज नहीं किया, और इंट वाई जिसको आपने 15 से इनिशियलाइज किया हुआ है। सो उसके बाद अगर आप देखें तो आप मेन को 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, जावा के प्रोग्राम के अंदर भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा सकते हैं। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये किस पर्पस के लिए होते हैं। बेटा माइक ऑफ कर दें अपना। So these are command line arguments. Command line arguments अलग से represent हो रहे हैं यहाँ पे, if you see, right? So they are separately managed. Command line से आप जो argument दे सकते हैं। अच्छा, जो global variables हैं, ये दोनों डेटा एरिया में जा रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि प्रोग्राम का एक टेक्स्ट एरिया है, एक डेटा एरिया है, तो आपका जो डेटा एरिया है उसके अंदर ये दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं। आपने इसको सेग्रीगेट किया हुआ है कि जो इनिशियलाइज्ड है उसको आपने अलग रख लिया, यानी y को आपने इनिशियलाइज किया हुआ है, x को आपने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो अनइनिशियलाइज्ड डेटा आपने अलग रख लिया। लेकिन इन टोटल आप कह सकते हैं कि ये आपके प्रोग्राम का डेटा एरिया जिसके अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल्स को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है टेक्स्ट के तौर पे, एग्जीक्यूटेबल के तौर पे, ये बेसिकली टेक्स्ट एरिया के अंदर होगा, राइट। सो यहाँ पे इसका जो एग्जीक्यूटेबल बाइनरी इमेज है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सो ये डेटा एरिया यहाँ पे आ गया। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ऊपर चले गए। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे आपने ऊपर प्लेस कर दिए। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको ये 2 एरियाज नजर आ रहे हैं, स्टैक और हीप, ठीक है। अब देखें मेन के अंदर आपने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, वैल्यूज के नाम से और आई के नाम से। ये चूंकि लोकल वेरिएबल्स हैं, फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं वो लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो हमने ये कहा था कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो स्टैक के ऊपर प्लेस किए जाएंगे, तो ये दोनों लोकल वेरिएबल्स स्टैक के ऊपर प्लेस कर दिए गए। और उसके बाद यहाँ पे आप ये मेमोरी डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं। we don't go into the detail of like memory allocation in particular। जावा के अंदर आमतौर पे जो मेमोरी होती है वो डायनामिकली एलोकेट हो रही होती है, पाइथन के अंदर भी सारी मेमोरी डायनामिकली एलोकेट हो रही होती है, बट वी डोंट रियली डू एनी पर्टिकुलर थिंग फॉर दैट। लेकिन आमतौर पे सी के अंदर ये चीज़ मुख्तलिफ होती है। आम वेरिएबल जो आप क्रिएट करते हैं वो स्टैटिक एलोकेशन होती है उसके लिए मेमोरी की। लेकिन अगर आप डायनामिक मेमोरी का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप मेमोरी रिजर्व भी कर सकते हैं
फ्री भी कर सकते हैं। जबकि स्टैटिक मेमोरी वो होती है जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिजर्व नहीं की जाती, बल्कि एट द स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन रिजर्व की जाती है, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसको रिलीज भी नहीं किया जा सकता। वो जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो मेमोरी एग्जिस्ट करती है। जब प्रोग्राम टर्मिनेट करता है सिर्फ तब ही वो मेमोरी रिलीज की जा सकती है। डायनामिक मेमोरी एज अगेंस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एलोकेट भी की जा सकती है। जैसे यहाँ पे आप ये कह रहे हैं malloc एक फंक्शन है जिसके जरिए आप मेमोरी एलोकेट करते हैं, और आप इंटीजर वेरिएबल जो है उसके साइज के 5 के बराबर, यानी 5 इंटीजर्स के साइज के बराबर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो आई टोल्ड यू के हीप पे होती है, राइट? सो इफ यू आर creating global variables, they go to the data area. If you are creating local variables, they go to the stack. The whole program's binary image is placed in the text area. The command line arguments have a separate space for themselves, and dynamic memory allocation takes up space in heap. ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप C के प्रोग्राम के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आपका हीप का एरिया अनयूज्ड रहेगा उस केस में। प्रोसेस अपने लाइफ टाइम के दौरान मुख्तलिफ स्टेट्स से गुजरता है। So as a process execute, it changes states. फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो प्रोसेस का स्टेट मॉडल है वो मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ पे जो हम स्टेट मॉडल डिस्कस करेंगे वो एक जेनेरिक मॉडल है, इसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे। तो मिसाल के तौर पे जो पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं एक प्रोसेस की अपने लाइफ टाइम के दौरान, वो क्या क्या हो सकती हैं। इट कैन बी अ न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे ही आप एक प्रोसेस को डबल क्लिक करके या एंटर की प्रेस करके या कमांड लाइन पे कमांड लिखकर इनिशिएट करते हैं तो वो प्रोसेस क्रिएट होता है, और क्रिएट होने के बाद हम उस प्रोसेस को कहते हैं कि इट इज़ अ न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस। इसके अलावा जब प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है आपके सिस्टम में, चूंकि एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस मौजूद होते हैं और सीपीयू सब प्रोसेसेस को एक ही वक्त में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो बारी बारी उनको एग्जीक्यूट करता है और उनको स्विच भी करता रहता है। तो जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि वो रनिंग स्टेट में है। रनिंग स्टेट के अलावा जब किसी प्रोसेस को किसी भी वजह से सीपीयू से ऑफ कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि वो वेटिंग स्टेट में है। वेटिंग स्टेट का मतलब आमतौर पे ये होता है कि वो किसी इवेंट का वेट कर रहा है, वो किसी आईओ की कंप्लीशन का वेट कर रहा है। जैसे आप मिसाल के तौर पे पाइथन के प्रोग्राम में अगर इनपुट लेते हैं एक इंटीजर को या किसी भी स्ट्रिंग को, तो आप इनपुट फंक्शन के जरिए इनपुट लेते हैं, तो उस वक्त आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन उसकी सस्पेंड हो जाती है और तब तक सस्पेंड रहती है जब तक आप कीबोर्ड से कोई चीज़ एंटर नहीं कर देते। क्योंकि आपने अगर पाइथन में इनपुट का फंक्शन लिखा है तो वो इनपुट का फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो वो हैंग कर जाएगा वहाँ पे प्रोसेस, बिकॉज वहाँ से आपका प्रोसेस आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप कीबोर्ड से कोई इनपुट नहीं दे देते। और आप उसमें 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड 100 सेकेंड जितना भी टाइम लगा दें, आपका प्रोसेस उस पॉइंट से आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक आप वो इनपुट प्रोवाइड नहीं कर देते। तो आपका प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाएगा अगर वो किसी इनपुट का या आउटपुट का वेट कर रहा है या किसी और इवेंट का वेट कर रहा है। इसके अलावा प्रोसेस रेडी स्टेट में हो सकता है। रेडी स्टेट पे वो उस सूरत में होता है जब प्रोसेस किसी चीज का वेट नहीं कर रहा लेकिन सीपीयू के ऊपर उसको इस वक्त जगह नहीं मिल रही। सो आई एम रेडी टू एग्जीक्यूट बट बिकॉज सीपीयू इज नॉट फ्री, तो मैं वेटिंग स्टेट रेडी स्टेट के अंदर हूँगा। और जब प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर देता है या उसको खत्म कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि वो टर्मिनेटेड स्टेट में है। So this is a possible state model, a state diagram of the process during its lifetime. So जब एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो हम कहते हैं कि ये न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से इनिशियलाइज हो जाता है, इसका कोड डेटा एरिया जो भी इस बनना होता है वो सारा इनिशियलाइज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये रेडी स्टेट में है। रेडी स्टेट का मतलब ये है कि ये प्रोसेस अब सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो सकता है। इट इज जस्ट वेटिंग फॉर इट्स टर्न। जैसे ही सीपीयू शेड्यूलर इसको एक्सेप्ट करता है कि आपकी बारी है एग्जीक्यूट होने की, तो ये रेडी से रनिंग स्टेट में चला जाता है। रेडी से रनिंग स्टेट में जब ये चला जाता है तो ये तब तक रनिंग स्टेट में रहता है जब तक सीपीयू इसको बारी दे रहा है। जब इसकी बारी खत्म हो जाएगी, अब इस मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं इसके यहाँ से जाने की। अगर आप देखें तो आपको यहाँ 3 एरो नजर आ रहे हैं।
तो हमने बज़ाहिर यहाँ पे 3 रीजंस लिस्ट की हैं कि ये रनिंग स्टेट से किसी और स्टेट में कब जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सीपीयू ने इसके लिए 2 सेकंड एलोकेट किए थे, 2 सेकंड ये एग्जीक्यूट हो गया तो सीपीयू इसको इंटरप्ट करके बाहर निकाल देगा, ये वापस जाके रेडी स्टेट में खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि ये प्रोसेस तैयार था अभी भी एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन इसकी फ़िलहाल जितना टाइम इसको दिया जा सकता था वो दे दिया गया है। मज़ीद टाइम अगर इसको लेना है तो इसको अपनी बारी का फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, अब किसी और को बारी मिलेगी, जैसे क्योंकि आप जानते हैं सिस्टम में एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी रनिंग स्टेट से बाहर जाने की क्या हो सकती है कि इसका काम ख़त्म हो गया, इस प्रोसेस की आखिरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अगर ऐसा है, या कोई एरर आ गया। अगर ऐसा है कि इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई है तो फिर ये एग्जिट करके टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, राइट। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे आपने पाइथन के अंदर इनपुट का फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो इनपुट के फंक्शन पे आपका प्रोसेस ब्लॉक कर जाएगा और तब तक आगे नहीं चलेगा जब तक आप इनपुट प्रोवाइड नहीं कर देते। तो उस सूरत में आप बेसिकली किसी आईओ इवेंट या किसी और इवेंट के वेट के लिए वेटिंग स्टेट में आ जाएंगे। अब तब तक वेटिंग स्टेट में रहेंगे जब तक वो इवेंट पूरा नहीं हो जाता। अगर मिसाल के तौर पे हम अगेन इनपुट ही की बात करें तो जैसे ही आप इनपुट प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ही आप इनपुट प्रोवाइड कर देंगे तो आपका प्रोसेस वेटिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ का वो वेट कर रहा था वो इवेंट पूरा हो गया है, अब ये दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, लेकिन इसको इंतज़ार करना पड़ेगा कि इसकी बारी कब आती है और ये रनिंग स्टेट में कब आता है। सो इट विल वेट इन द रेडी क्यू टू बी एक्सेप्टेड बाय द शेड्यूलर अगेन फॉर एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ओके, मेमोरी के अंदर आमतौर पर एक प्रोसेस जो होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए, एक बुक कीपिंग के लिए एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं पीसीबी और द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर प्रोसेस के बारे में तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नज़र आ रहा है इस डायग्राम में पिक्टोरियल इफ़ यू सी, तो इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं, इसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं या टास्क कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो सबसे पहले आपको इसमें नज़र आ, अगेन दिस इज़ जेनेरिक, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, देयर इज़ प्रोसेस स्टेट। जैसे अभी हमने प्रोसेस की स्टेट्स की बात की तो यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा कि इस वक्त करंट स्टेट क्या है प्रोसेस की, रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, या न्यू स्टेट में है, या किसी भी स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है दैट इज प्रोसेस नंबर। यार ये मोबी कैश कौन है, इनसे कहें कि ये अपना नाम ठीक करके आए, या तो अगर ये लेजिटिमेट स्टूडेंट है तो ओके। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें नज़र आ रही है दैट इज़ सॉरी ओके, द सेकंड थिंग यू सी इज़ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के बारे में मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है सीपीयू के ऊपर, उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। जैसे अगर आपकी 10 इंस्ट्रक्शंस हैं और इस वक्त इंस्ट्रक्शन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो रही है तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंस्ट्रक्शन नंबर 5 का एड्रेस होगा, राइट। सिमिलरली सीपीयू रजिस्टर्स, सो जो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उसने जो भी डेटा लोड किया हुआ होता है सीपीयू के अंदर वो सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर होता है। उनकी एक कॉपी आप अलग से, सीपीयू रजिस्टर्स की एक कॉपी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर भी मेंटेन करते हैं। इसका मकसद क्या होता है अभी हम शॉर्टली रिवील कर लेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं। एक बात और कि जो पीसीबी होता है ये रैम के अंदर मेंटेन किया जाता है, राइट। सो प्रोसेस का पूरा इमेज अलग रैम में एग्जिस्ट करता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक अलग एंटिटी है जो रैम में एग्जिस्ट करती है,
और एग्जीक्यूशन के दौरान जाहिर है कि सीपीयू उसकी इंस्ट्रक्शंस टर्न बाय टर्न सीपीयू के अंदर एंटर होकर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो पीसीबी एक अलग एंटिटी है और प्रोसेस इटसेल्फ एक अलग एंटिटी है। प्रोसेस तो एक कंप्लीट एंटिटी है ही, प्रोसेस के बारे में जो बुक कीपिंग हमने करनी होती है वो हम उसके कंट्रोल ब्लॉक के अंदर करते हैं, जिसको हम पीसीबी कहते हैं। फिर सीपीयू रजिस्टर्स के बाद आपको अगली चीज नजर आ रही है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, कि इस प्रोसेस की शेड्यूलिंग के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे इसकी प्रायोरिटी हो सकती है, कुछ प्रोसेसेस की प्रायोरिटी हाई होती है, कुछ की लो होती है, कुछ की मीडियम होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसकी प्रायोरिटी की इन्फॉर्मेशन होती है। और शेड्यूलिंग क्यूज के पॉइंटर्स हो सकते हैं। लाइक आम तौर पे प्रोसेसेस को मुख्तलिफ शेड्यूलिंग क्यूज के अंदर रखा जाता है। वो शेड्यूलिंग क्यूज भी अभी हम इमीडिएटली आगे चल के देखेंगे। उसके बाद आपको नजर आ रही है अगली इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू द मेमोरी मैनेजमेंट। तो आमतौर पर रैम के अंदर जो मेमोरी एरिया किसी प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है वो डिफाइंड होता है, उसकी मैक्स और मिन्स डिफाइंड होती हैं। तो जहां से वो मेमोरी एरिया शुरू हो रहा है और जहां पे वो मेमोरी एरिया ख़त्म हो रहा है उसकी बाउंड्रीज को हमें मेंटेन करना होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर हम वो तमाम इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं जिसके ज़रिए हम ये इंश्योर कर सकें कि ये प्रोसेस जो है इसको कौन सा रैम में कौन सा एरिया एलोकेट किया गया है और हम उसको प्रोटेक्ट भी कर सकें। कि ये हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा प्रोसेस अपने ही मेमोरी एरिया को एक्सेस करे और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी इंश्योर करना होता है कि कोई दूसरा प्रोसेस इसके मेमोरी एरिया को एक्सेस ना कर रहा हो। इसी तरीके से देयर कैन बी सम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे कि ये प्रोसेस अब तक कितना सीपीयू इस्तेमाल कर चुका है, कितना टाइम, ठीक है। शुरू से लेके जब ये प्रोसेस क्रिएट हुआ था और अब तक जितना टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ है, जितना टाइम इसने आईओ इवेंट्स पे वेट किया है, जितना टाइम इसने रेडी क्यू में गुजारा है, ये सारे का सारा टाइम भी मेंटेन किया जा सकता है। तो दिस इज सम काइंड ऑफ बुक कीपिंग विच कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इन वेरियस वेज इन मेकिंग डिफरेंट डिसीजंस। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें इसके अंदर मिल रही है दैट इज आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन। सो अगर ये प्रोसेस कोई आईओ परफॉर्म कर रहा है, इसने कोई फाइल ओपन की हुई है, जैसे पाइथन के प्रोग्राम के अंदर आपके लिए बहुत कॉमन है कि आप सीएसवी फाइल्स ओपन कर लेते हैं और एक से ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं। तो आपने कितनी फाइल्स ओपन की हुई हैं, आप नेटवर्क से कोई डेटा रीड राइट कर रहे हैं, डिस्क से कोई डेटा रीड राइट कर रहे हैं, कीबोर्ड से कोई डेटा रीड कर रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो आईओ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो होगी, जिन जिन डिवाइसेस के साथ इस वक्त एक्टिव कनेक्शन है आपके प्रोसेस का, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हम पीसीबी के अंदर मेंटेन करते हैं। Any questions so far? Okay, the next thing is thread. हमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि एक प्रोसेस जो होता है वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। और जाहिर है आपने खुद भी जो प्रोग्राम लिखे हैं उसमें एक इंस्ट्रक्शन के बाद ही लिखी हुई होती है, तरतीब से इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। तो जिस तरतीब से इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उसी तरतीब से वो एग्जीक्यूट होती हैं। दैट मेक्स सेंस। लेकिन हमने तब एक टर्म और भी यूज़ की थी कि क्या पैरेलल एग्जीक्यूशन भी हो सकती है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकें। तो ऐसा मुमकिन होता है। समटाइम्स हमें ऐसे प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है कि जहां उन्हें एक से ज़्यादा काम करने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक से ज़्यादा काम एक वक्त में कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे उसने आपके सामने एक ग्राफिक्स को पेंट किया हुआ है, एक विंडो ओपन है आपके सामने, ठीक है। उसके अंदर आप टाइप कर रहे हैं तो आपके कीबोर्ड से इनपुट लेके उसको शो भी कर रहा है, आपका फॉर्मेट भी वो अकॉर्डिंगली मेंटेन कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है। इसके अलावा बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो वो स्पेल चेकिंग भी कर रहा होता है, आपका आप कोई भी चीज़ मिस स्पेल करते हैं तो वो उसके नीचे एक रेड लाइन भी प्लेस कर देता है। अगर आप स्टेटस बार में देखें तो आपको दिखा रहा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें। यार ये कौन है मोबी कैश? डू यू नो हु इज दिस पर्सन? डू यू पीपल नो दिस पर्सन? आप अपनी क्लास के ग्रुप में बता दें दैट इफ देयर इज एनी पर्सन नेम्ड मोबी कैश तो अपना नाम ठीक करके आएंगे तो हम उन्हें एंटर होने देंगे क्लास में। ओके।
सो एक प्रोसेस को एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो उस केस में अक्सर ऐसा होता है कि प्रोसेस जो होता है उसके हम उसमें मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्रिएट कर देते हैं। थ्रेड का अमूमी मतलब तो धागा होता है। आप यूं कह लें कि उसमें एक जो एग्जीक्यूशन लाइन थी, आप उसकी बजाय एक से ज़्यादा एग्जीक्यूशन लाइंस जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं, राइट। सो इनको हम फिर थ्रेड कहते हैं। तो अब दो टर्म्स हो गई। एक टर्म है प्रोसेस। प्रोसेस एक ऐसी एंटिटी है जो सीक्वेंशली एक तरतीब में एग्जीक्यूट हो रहा है। और थ्रेड अगर हम बना रहे हैं तो थ्रेड का मतलब ये है कि एक ही प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन के मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आमतौर पे आपने अब तक जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं उनमें आपने थ्रेड्स नहीं बनाए। आपने जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं उनमें चीज़ें एक तरतीब से लिखी हुई होती हैं और उसी तरतीब से एग्जीक्यूट हो जाती हैं। लेकिन आप ऐसे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाथ्स अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे कि आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स लिख रहे हैं। आपके प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपका जो प्रोसेस है उसमें एक ही सिंगल एग्जीक्यूशन पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि आपका प्रोसेस सिंगल थ्रेडेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने आज तक जो भी प्रोग्राम लिखे हैं वो बुनियादी तौर पे सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है, राइट। सो जब थ्रेड्स बनाएंगे तो ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ चीज़ें हमें तब्दील भी करनी पड़ेंगी। So for example must have done storage for thread details and multiple program counters in PCB। तो उस सूरत में आपके प्रोग्राम काउंटर्स एक से ज़्यादा होंगे, यानी जितने थ्रेड होंगे, चूंकि सब थ्रेड अलग अलग एग्जीक्यूट होने की सलाहियत रखते हैं तो हर थ्रेड का प्रोग्राम काउंटर अलग होगा। और आपका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसके अंदर जो यूजुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था उसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशंस की हमें ज़रूरत होगी। थ्रेड्स के बारे में हम डिटेल में चल के बात करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। This is an example representation of टास्क स्ट्रक्चर जिसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कह रहे थे। लिनक्स के अंदर जो टास्क स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा है प्रोसेस आईडी। हर प्रोसेस, जैसे आप आईयूबी में एक स्टूडेंट हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट किया गया है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक है। आईयूबी में कोई भी दो स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही हो, राइट। सो दैट इज योर आइडेंटिटी। नाम सेम हो सकता है, वल्दियत भी सेम हो सकती है, राइट, लेकिन ये ज़मानत से कहा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर दो लोगों का सेम नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पे देखें तो जो CNIC नंबर है आपका वो यूनिक है। पाकिस्तान में कोई भी दो सिटीजन ऐसे नहीं होंगे जिनका CNIC नंबर एक हो। इसी तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उन तमाम प्रोसेसेस को अलग अलग प्रोसेस आईडी मुहैया की जाती है जो कि यूनिक होती है, कि कोई भी दो प्रोसेस ऐसे नहीं होते जिनकी प्रोसेस आईडी सेम हो। और आमतौर पे ये आईडी इंटीजर आईडी होती है। तो पहला प्रोसेस आइडेंटिफायर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद स्टेट, जैसे हमने कहा था स्टेट न्यू हो सकती है, रेडी हो सकती है, रनिंग हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद आपको एक और वेरिएबल नजर आ रहा है टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस आम तौर पर इसका मतलब ये होता है कि यानी इस प्रोसेस को जब एग्जीक्यूशन के लिए वक्त मिलेगा तो कितना वक्त मिलेगा। आमतौर पर मिली सेकेंड के अंदर टाइम मेजर किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जिनको 10 मिली सेकेंड का टाइम स्लाइस दिया गया है, कुछ को 20 का दिया गया है, कुछ को 30 का दिया गया है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेटर ऑफ के प्रोसेस की नेचर के मुताबिक उसका टाइम स्लाइस क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। इसके अंदर इस किस्म की इंफॉर्मेशन, यानी बुनियादी तौर पे इसके अंदर टाइम मेंटेन किया जा सकता है उसकी शेड्यूलिंग के हवाले से। शेड्यूलिंग के बारे में हम बात आगे चल के करेंगे कि कैसे होती है प्रोसेस की शेड्यूलिंग। तो दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। फिर उसके बाद ये आम तौर पे आपने शायद लिंक लिस्ट के बारे में जानते हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? सो बेसिकली आमतौर पे ये जो टास्क स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक लिंक लिस्ट के तौर पे मेंटेन किए जाते हैं। जैसे एक प्रोसेस है, ये उसका टास्क स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दूसरे प्रोसेस का टास्क स्ट्रक्चर है।
एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जितने भी प्रोसेस सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं उन सब के लिए अलग अलग टास्क स्ट्रक्चर होता है, और ये सारे के सारे टास्क स्ट्रक्चर या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स इन जेनेरिक टर्म्स आपस में एक लिंक लिस्ट के तौर पे कनेक्टेड होते हैं। सो यू सी, तो ये एक आपको डबली लिंक लिस्ट नजर आ रही है जिसमें इस नोड के पास अगली नोड का पॉइंटर है और अगली नोड के पास पिछली नोड का पॉइंटर है। इसी तरीके से फिर इस नोड के पास अगली नोड का पॉइंटर भी है और उससे अगली नोड के पास पिछली नोड का पॉइंटर भी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो बेसिकली देयर विल बी अ पेरेंट नोड जहां से सारा काम शुरू हो रहा होगा, ठीक है। यानी एक प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस के, एक प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस हो सकता है, यानी जिस प्रोसेस से वो क्रिएट हुआ था। इसी तरीके से एक प्रोसेस और बहुत सारे प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है। जिस प्रोसेस से कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ है तो वो प्रोसेस उस प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस कहलाएगा, और जो नए प्रोसेस करंट प्रोसेस ने खुद क्रिएट किए हैं वो सारे प्रोसेस उसके चिल्ड्रन प्रोसेस कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन किया जाएगा जितनी भी फाइल्स आपके प्रोसेस ने ओपन की हुई हैं, ठीक है। वो फाइल्स हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई फाइल्स भी हो सकती हैं, वो नेटवर्क कनेक्शन भी हो सकता है, वो कीबोर्ड भी हो सकता है, वो डिस्प्ले स्क्रीन भी हो सकती है। आई टोल्ड यू लिनक्स के अंदर हर चीज को एक फाइल समझा जाता है, सीपीयू को भी एक फाइल समझा जाता है। तो जिस जिस डिवाइस के साथ आप इस वक्त किसी भी फॉर्म में कनेक्टेड हैं उन तमाम फाइल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड फाइल कुड बी एनीथिंग। और उसके बाद आपका मेमोरी मैप आपने स्टोर करना है, यानी जिसके अंदर बेसिकली आप ये इंडिकेट कर रहे होंगे कि रैम के अंदर कौन कौन से एड्रेस एरियाज हैं जो इस प्रोसेस को एलोकेट किए गए हैं। एनी क्वेश्चन दस फार? ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ बिट अबाउट प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में हम चैप्टर 5 में जाके डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम बहुत बहुत ब्रीफ सी बात करेंगे शेड्यूलिंग के बारे में। प्रोसेस शेड्यूलर सेलेक्ट्स अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू कोर। सिस्टम में चूंकि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस मौजूद होते हैं तो सीपीयू शेड्यूलर जो होता है या प्रोसेस शेड्यूलर जो होता है उसका काम क्या होता है कि करंटली अवेलेबल लिस्टेड प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस का इंतखाब करे सीपीयू पे एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। गोल क्या होता है शेड्यूलिंग का? मैक्सिमाइज सीपीयू यूज एंड क्विकली स्विच प्रोसेसेस ऑन टू सीपीयू कोर। हम चाहते ये हैं कि हमारे सीपीयूज मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल हों, और जब हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करें तो ये स्विच बहुत फास्ट हो। यानी जब हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर रहे होते हैं तो अगर इस प्रोसेस में कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है तो वो टाइम वेस्ट होता है हमारा इन अ वे। हमारा असल टाइम वो है जब सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा है ना कि स्विचिंग कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि स्विचिंग तेज से तेज की जा सके ताकि सीपीयू की एग्जीक्यूशन जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज की जा सके और कम टाइम आपका स्विचिंग ओवरहेड में ज़ाया हो। सो बेसिकली सिस्टम के अंदर मल्टीपल क्यूज मेंटेन किए जाते हैं। सो सिस्टम मेंटेन्स शेड्यूलिंग क्यूज फॉर द प्रोसेसेस। वन वेरी कॉमन क्यू दैट ऑल सिस्टम्स मेंटेन इज कॉल्ड अ रेडी क्यू। रेडी क्यू के अंदर वो तमाम प्रोसेस होते हैं जो इस वक्त सीपीयू पे एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, और जैसे ही शेड्यूलर उन्हें सीपीयू पे ले जाएगा तो वो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। बट एज आई सेड कि आपके पास सीपीयू कोर्स महदूद होते हैं और प्रोसेसेस की तादाद आमतौर पर ज़्यादा होती है, लिहाजा प्रोसेसेस को रेडी क्यू के अंदर लाइन में लगना पड़ता है। सो सेट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। वो तमाम प्रोसेसेस जो क्रिएटेड हैं, मेन मेमोरी में मौजूद हैं और रेडी स्टेट में हैं, तो वो सिर्फ इस इंतजार में है कि शेड्यूलर कब उन्हें सीपीयू के तरफ रवाना करे और वो एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा एक और क्यू जो आमतौर पे सिस्टम्स में मेंटेन किया जाता है दैट इज कॉल्ड द वेट क्यू। और वेट क्यू में आमतौर पे वो प्रोसेस होते हैं जो किसी इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी इनपुट का इंतजार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी आउटपुट के कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी और इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आमतौर पे जब आपका ब्राउज़र जो होता है, जब वो कोई वेब पेज रिसीव कर रहा होता है तो उसने डाटा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जो डाटा आया है वो रैम में आएगा तो उसको रीड करना है। तो वो इंतज़ार कर रहा होता है कि जो आपका
वो प्रोसेस जिसने डेटा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से रैम में शिफ्ट करना है, वो प्रोसेस कब डेटा राइट करता है। तो आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं कि जो डेटा आपके मतलब का है वो कब आपको अवेलेबल होगा। आपको जब तक वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा आप अपनी एग्जीक्यूशन आगे नहीं चला सकेंगे। सो सिस्टम में मुख्तलिफ प्रोसेसेस मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स के लिए वेट कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोसेस जो किसी भी इवेंट के लिए वेट कर रहा है उसको आमतौर पे वेट क्यू में रखा जाता है, और वो तब तक वेट क्यू में रहता है जब तक उसका इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही उसका इवेंट कंप्लीट होता है तो वो वेट क्यू से कहाँ जाएगा, रेडी क्यू में, क्योंकि अब वो तैयार है। जैसे ही सीपीयू उसको शेड्यूल करे वो आके अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर सकता है। एंड प्रोसेसेस कीप स्विचिंग द क्यूज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। So this is just a snapshot of like the queue. For example, this is a ready queue. तो आपको नज़र आ रहा है कि प्रोसेस नंबर 7, प्रोसेस नंबर 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 14 एंड प्रोसेस नंबर 6 जो है वो किसी वेट क्यू में लगे हुए हैं। और इस क्यू को भी आमतौर पे लिंक्ड लिस्ट के तौर पे मेंटेन किया जाता है। इफ़ यू सी तो आपके पास हेड ऑफ द लिस्ट और उसके बाद अगली लिस्ट का पॉइंटर यहाँ पे है, और आपने टेल भी साथ मेंटेन की हुई है, यानी आपका जो बेसिकली क्यू हेडर है उसमें पहला जो पीसीबी है उसका पॉइंटर भी एग्जिस्ट करता है और जो आखिरी पीसीबी है उसका पॉइंटर भी एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से आप उसको दो साइड से एक्सेस कर सकते हैं बजाय इसके कि एक ही साइड से एक्सेस करें। एनी क्वेश्चन सो फार? सब सो रहे हैं या किसी को कुछ समझ भी आ रहा है? और समझ भी आ रहा है। ओके, दैट्स अ लिटिल सरप्राइजिंग। आपकी सारी बातें बहुत आसानी से समझ आती जा रही हैं, मुझे थोड़ी हैरत हो रही है। Okay, this is another representation of the process scheduling, right? So you see, यहाँ हमने एक और तरीके से इसको पेंट किया पिक्चर को, बट दिस डिस्क्राइब्स द पिक्चर वेरी वेल एज वेल। सो एक नया प्रोसेस जब भी क्रिएट होगा वो क्रिएट होके कहाँ आएगा, रेडी क्यू में। ठीक है, रेडी क्यू में वो इंतज़ार करेगा जब तक उसकी बारी नहीं आएगी, वो रेडी क्यू में मौजूद रहेगा। जैसे ही उसकी बारी आएगी उसको सीपीयू पे भेज दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। ये प्रोसेस स्टेट मॉडल के अंदर भी हम ये सिचुएशन मोर और लेस इसी तरीके से देख चुके हैं। सीपीयू पे एग्जीक्यूशन जब उसकी हो रही है तो यहाँ से उसके बाहर जाने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। अगर एग्जीक्यूशन के दौरान उसका काम तमाम हो गया, उसको मजीद एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिस्टम से एग्जिट कर जाएगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरी सूरत सीपीयू छोड़ने की क्या हो सकती है, वो हमने यहाँ पे लिस्ट की हुई है। एक सूरत ये हो सकती है कि उसने कोई आईओ परफॉर्म करनी है, वो किसी इनपुट का इंतज़ार कर रहा है या आउटपुट का इंतज़ार कर रहा है। जब तक वो आईओ कंप्लीट नहीं होती वो अपना काम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उस सूरत में बजाय इसके कि सीपीयू पे बैठ के इंतज़ार किया जाए, आप सीपीयू को फ़ौरन खाली कर देते हैं ताकि सीपीयू पे कोई और आके एग्जीक्यूट हो सके, और आप उस प्रोसेस को भेज देते हैं वेट क्यू के अंदर। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस उस वक्त तक वेट क्यू के अंदर रहेगा जब तक आईओ परफॉर्म नहीं कर लेगा। जब इसका आईओ वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्रोसेस दोबारा जाके रेडी क्यू में खड़ा हो जाएगा कि जी मैं अब आईओ कंप्लीट कर चुका हूं, आई एम अगेन अ कैंडिडेट टू गेट सम टाइम ऑन सीपीयू टू कंटिन्यू माय एग्जीक्यूशन। दूसरी सूरत सीपीयू ऐप से निकलने की क्या हो सकती है कि सीपीयू आमतौर पे शेड्यूलर हर प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस एलोकेट करता है कि आप इतने टाइम के लिए मैक्सिमम सीपीयू पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम के लिए आपको इकट्ठा टाइम नहीं दिया जा सकता। इसके बाद अगर आपको मजीद टाइम चाहिए तो आपको एक बार सीपीयू को छोड़ना होगा और दोबारा जाके रेडी क्यू में लगना होगा ताकि सबको बारी बारी दी जा सके। सो टाइम स्लाइस अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो आप टाइम स्लाइस एक्सपायरेशन के केस में सीधा दोबारा जाके रेडी क्यू में लग जाएंगे, and you will wait for your turn again. Meanwhile, others will be passing through the CPU, and when they are all done, you will get your turn again. तो ऐसा किस लिए किया जाता है कि अगर एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा सीपीयू इंटेंसिव है, उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है सीपीयू के ऊपर, तो अगर उसको मुसलसल वक्त दिया जाए तो बाकी प्रोसेसेस स्टारवेशन का शिकार होंगे। और एज ए यूज़र हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम टास्क इस तरीके से हमें अपेयर हों कि जैसे तमाम टास्क को सीपीयू पे इक्वल टाइम मिल रहा है और तमाम टास्क रिस्पॉन्सिव हैं। अगर आप एक प्रोसेस को सीपीयू पे बहुत ज़्यादा देर तक रहने देंगे तो आपके बाकी टास्क नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे।
सो दैट इज वाई सीपीयू जो शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग के अंदर एक मैक्सिमम टाइम से ज़्यादा किसी को भी इकट्ठा सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट होने देने की इजाज़त नहीं दी जाती। तीसरी सूरत सीपीयू से निकलने की हमने यहां पे क्या लिस्ट की हुई है, दैट अ प्रोसेस क्रिएट्स अ चाइल्ड प्रोसेस। अब आमतौर पे जो सिस्टम में प्रोसेस क्रिएशन होती है, हर नया प्रोसेस किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस से क्रिएट होता है। सिस्टम में आमतौर पे कोई भी प्रोसेस आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ स्क्रैच क्रिएट नहीं होता, अनलेस के जब आप सिस्टम बूट करते हैं और पहला प्रोसेस उसमें क्रिएट होता है। उसके बाद जब तक आपका सिस्टम चलता है, उसके अंदर तमाम नए प्रोसेसेस एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस से ही क्रिएट होते हैं। इट्स प्रीटी मच लाइक जैसे हम हमारी ह्यूमन एंसेस्ट्री है। सो वी से दैट इट ऑल स्टार्टेड विद Adam or Hawa, right? And those were the first humans who were like created without parents, but then it is all like all new children are born with parents. सो इसी तरीके से जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो शुरू में एक प्रोसेस आउट ऑफ स्क्रैच क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जितने भी नए प्रोसेस होते हैं वो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस से ही क्रिएट होते हैं। सो एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान अगर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, तो फिर अब चूंकि उसने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है तो प्रोसेस एक से दो हो गए। तो अब चूंकि प्रोसेस एक से दो हो गए तो अब सीपीयू पे तो एक ही प्रोसेस चल सकता है। तो अब या चाइल्ड चलेगा या पेरेंट चलेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं कि चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, तो फिर इन अ वे आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड की टर्मिनेशन का इंतजार करेगा। ठीक है, दीज आर मल्टीपल ऑप्शंस, इसमें बहुत और भी बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, बट जस्ट वन पॉसिबल वेरिएशन इज कि जो पेरेंट है वो चाइल्ड की टर्मिनेशन का इंतजार करता है। ठीक है, सो चाइल्ड टर्मिनेशन वेटिंग क्यू के अंदर ये पेरेंट जो है वो चाइल्ड की टर्मिनेशन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करता है, चाइल्ड टर्मिनेट होता है, पेरेंट प्रोसेस दोबारा जाके रेडी क्यू में लग जाता है दैट ओके आई माय चाइल्ड हैज फिनिश्ड एंड नाउ इट्स माय टर्न टू लाइक कंटिन्यू माय एग्जीक्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट और चाइल्ड इन पैरेलल एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, राइट? सो इस सूरत में फॉर एग्जांपल चाइल्ड अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो पेरेंट रेडी क्यू में चला जाए, और अगर पेरेंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो चाइल्ड रेडी क्यू में चला जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल लाइक दैट। ओके, देन the last event that we have shown here is that it is waiting for an interrupt. जी, it's like 6 o'clock. ओके, हम ये डायग्राम खत्म कर लें, then you can have 5 minutes break, right? ओके, सो बेसिकली आप वो किसी और इंटरप्ट आयो के अलावा वो किसी और इंटरप्ट का भी इंतजार कर सकता है। उस सूरत में वो किसी इंटरप्ट क्यू के अंदर होगा, और इंटरप्ट जब जैसे ही कंप्लीट होगा, इंटरप्ट उसको मिलेगा, तो उसके बाद वो दोबारा रेडी क्यू में चला जाएगा। सो इन अ नटशेल व्हाट वी आर सेइंग इज कि एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। मुख्तलिफ टाइम पे उसको सीपीयू पे बारी मिलती है, मुख्तलिफ वजह से उसको सीपीयू को छोड़ना पड़ सकता है, मुख्तलिफ इवेंट्स मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ टाइम पे कंप्लीट होते हैं, और जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट होते हैं वो दोबारा रेडी क्यू में जाके अपनी एग्जीक्यूशन का इंतजार करता है। और एक सूरत जिसमें वो सीपीयू को मुकम्मल तौर पे छोड़ देता है और दोबारा आने का कैंडिडेट नहीं होता, वो होता है जब उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है, तो वो प्रोसेस टर्मिनेट करके एंड कर जाता है। ओके जी, यू कैन हैव 5 minutes ब्रेक एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Okay ji, let's continue from where we left off. Do you hear me? आप मुझे सुन सकते हैं? Okay. So now we are going to define another important concept in the scheduling perspective of processes, that is called a context switch.
आमतौर पे चूंकि बहुत सारे प्रोसेसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट होना चाहते हैं और तमाम प्रोसेसेस को एक ही वक्त में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है वो इनएविटेबल होती है। हमें प्रोसेसेस को शेड्यूल करना पड़ता है, हमें प्रोसेसेस के दरमियान बारियां लगानी पड़ती हैं। जब आप एक प्रोसेस को निकाल के किसी दूसरे प्रोसेस को जगह देंगे सीपीयू में, इसको हम कहेंगे कि आप एक प्रोसेस को स्विच कर रहे हैं। ठीक है। अब स्विचिंग का मतलब ये है कि एक प्रोसेस जिसको आप निकाल रहे हैं सीपीयू से, वो किसी इंटरमीडिएट स्टेट में था, उसने कुछ एग्जीक्यूशन कर ली हुई थी, और जाहिर है कि जब उसकी बारी दोबारा आएगी तो आप ये चाहेंगे कि उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को वहीं से शुरू किया जाए जहां से उसको छोड़ा था, ना कि असर नौ उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो। तो आम तौर पर ये करते हैं हम कि एक प्रोसेस जब हम स्विच करते हैं तो हम उसकी जो करंट स्टेट होती है, यानी सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पीसीबी के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, या जिसे हम लिनक्स में टास्क स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। राइट। इसी तरीके से जिस नए प्रोसेस की बारी है जिसको एग्जीक्यूट करना है, मुमकिन है वो भी पहले से चल रहा हो और उसको निकाला गया हो, तो उसकी जो प्रीवियस स्टेट थी, यानी जहां तक उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली थी, उसको उस प्रोसेस के पीसीबी से लोड करके सीपीयू के अंदर हम उसकी एग्जीक्यूशन को वहीं से स्टार्ट कर देंगे जहां से उसको लास्ट टाइम सस्पेंड किया था। राइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपको दो प्रोसेस नजर आ रहे हैं, प्रोसेस P0 और प्रोसेस P1। फर्ज करें प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट हो रहा था और यहां आके P0 की बारी खत्म हो गई, आपने इसको किसी भी वजह से सीपीयू से निकालना है। राइट। सो व्हाट हैपेंस इज यू इंटरप्ट द सिस्टम, क्योंकि आप एक प्रोसेस को स्विच करने लगे हैं तो देयर विल बी एन इंटरप्ट और अ सिस्टम कॉल दैट विल मेक श्योर दिस दैट द कॉन्टेक्स्ट स्विच हैपेंस स्मूथली। ठीक है। अब जब आप इस कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं तो बेसिकली आप प्रोसेस P0 की जो स्टेट है, जो सीपीयू के अंदर करंट स्टेट है, उसकी रजिस्टर्स की वैल्यूज, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो सारी स्टेट आप उसके पीसीबी के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर स्टोर कर देंगे या उसके टास्क क्लस्टर के अंदर स्टोर कर देंगे। ये इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद आपने फर्ज करें इसके बाद P1 को चलाना है, तो इसी तरीके से आप P1 की जो स्टेट है वो उसके पीसीबी से रीलोड कर लेंगे सीपीयू के अंदर। जितने टाइम में आप इस प्रोसेस की स्टेट को सेव कर रहे हैं और इस प्रोसेस की स्टेट को लोड कर रहे हैं, इतने टाइम के लिए सीपीयू बेकार होगा, सीपीयू एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा होगा। जब आप प्रोसेस वन की स्टेट को लोड कर लेंगे तो फिर आप प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, और फर्ज करें यहां जाके प्रोसेस P1 की बारी खत्म हो गई तो फिर आप दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करेंगे, आप प्रोसेस वन की स्टेट को उसके पीसीबी के अंदर दोबारा सेव कर देंगे, और फर्ज करेंगे इसके बाद अगर दोबारा प्रोसेस P0 की बारी है तो उसकी स्टेट को आप उसके पीसीबी से लोड कर लेंगे और फिर अपनी एग्जीक्यूशन आगे शुरू कर देंगे। ठीक है। सो अब बेसिकली यू कैन सी कि ये इतना टाइम जो था इसमें प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, इतने यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट हो रहा और यहाँ पे फिर P1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। जितना टाइम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विच में सीपीयू को इंतज़ार में लगता है, ये इंतज़ार सीपीयू के साइकिल्स को वेस्ट करता है। तो बुनियादी तौर पे हमारा हमेशा कंसर्न ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत फास्ट होना चाहिए, यानी इस काम में कि एक प्रोसेस की स्टेट को हमें उसके पीसीबी में सेव करना है और दूसरे प्रोसेस की स्टेट को उसके पीसीबी से लोड करना है, इस काम को कम से कम वक्त लगना चाहिए ताकि सीपीयू के साइकिल्स कम से कम वेस्ट हों। सो यू गॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच। We talk about that as we move on. The important thing is that you understand what a context switch mean. आप लोगों को ये समझ आ गया context switch का मतलब क्या होता है? Okay. So now when CPU switches to another process, the system must save the state of the old process and load the saved state of the new process via a context switch. Now context of a process represented in the PCB, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा, जो context होता है उसका उसके PCB के अंदर स्टोर किया जाता है। Now context switch time is pure overhead.
The system does not do any useful work while switching. So more complex the operating system and more complex the PCB, the longer it takes to perform the context switch. Now this time that it will be taken in performing this context switch depends on the hardware support. Some hardwares provide multiple set of registers per CPU and that can reduce the context switch time. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विच में हमें करना क्या है कि सीपीयू के अंदर जितने भी रजिस्टर्स थे उस प्रोसेस से मुतल्लिक जिनके अंदर इंफॉर्मेशन थी वो सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज़ हमने सीपीयू से उठा के रैम में स्टोर करनी है। आप जानते हैं कि रैम सीपीयू की निस्बत काफ़ी स्लो होती है, तो आपको इसको इन रजिस्टर्स की वैल्यू को वहाँ पे स्टोर करने में वक्त लगेगा। इसी तरीके से जो आप नए जो दूसरा पीसीबी है उसकी वैल्यू उसके अंदर से जो यानी उस प्रोसेस की स्टेट है उसको सीपीयू के अंदर लोड करेंगे तो आपको रैम से डेटा सीपीयू के अंदर ले जाना है। इट विल टेक टाइम अगेन। सो आप इस टाइम को कम कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको स्पार्क आर्किटेक्चर की मिसाल देता हूँ। आमतौर पे हम जो सीपीयूज इस्तेमाल कर रहे हैं 2000 x86 फैमिली ऑफ प्रोसेसर्स। आई एम नॉट श्योर वेदर एनी मॉडिफिकेशन हैज बीन डन टू दीज सीपीयूज और नॉट। आई थिंक it won't be like that what I'm thinking। लेकिन अगर हम स्पार्क आर्किटेक्चर की बात करें जो सन माइक्रो सिस्टम्स का था और अब ऑरेकल का है, तो स्पार्क के अंदर बुनियादी तौर पे एक नहीं बल्कि दो सेट ऑफ रजिस्टर सीपीयू को दिए जाते हैं। यानी सीपीयू को आमतौर पर जितने रजिस्टर्स की ज़रूरत है उनको आप दो से ज़रब दे दें, यानी एक डुप्लीकेट कॉपी भी रजिस्टर्स की अलग एग्जिस्ट करती है। तो स्पार्क के आर्किटेक्चर के अंदर एक वक्त में दो प्रोसेसेस की स्टेट जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करते हैं तो आपको बेसिकली ये नहीं करना कि आप करंट प्रोसेस की स्टेट को पहले सेव करें और दूसरे प्रोसेस की स्टेट को लोड करें, बल्कि आपने जिस नए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है उसको आप पुराने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान ही उसकी स्टेट को पहले दूसरे सेट ऑफ रजिस्टर्स में लोड कर चुके होते हैं। तो आप सिंपली सेट ऑफ एक्टिव रजिस्टर्स को स्विच कर लेते हैं। पहले आप जिन रजिस्टर्स की बेस पे प्रोसेस कर रहे थे आप उनको छोड़ देते हैं और आप दूसरे सेट ऑफ रजिस्टर्स को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान जब आप दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर लेते हैं तो इस दौरान अगर आपको मिसाल के तौर पे इसके बाद किसी और प्रोसेस को लोड करना है तो जो दूसरा सेट ऑफ रजिस्टर्स फ्री है आप उसके अंदर से चीज़ों को निकाल के उसके पीसीबी में डाल देते हैं और किसी दूसरी चीज़ को वहां पे लोड कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि सीपीयू को इंतजार नहीं करना पड़ता एक रियल कॉन्टेक्स्ट स्विच में जितना टाइम लगना है उतने टाइम के लिए, बल्कि उसके पास चूंकि डुप्लीकेट सेट ऑफ रजिस्टर्स मौजूद है तो वो बहुत फास्ट ये कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम ये कंसीव करें कि तमाम सीपीयूज ये अप्रोच ले सकते हैं तो ये ऐसा आम तौर पे मुमकिन नहीं होता, क्योंकि सीपी जो रजिस्टर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक सीपीयू के अंदर डुप्लीकेट सेट ऑफ रजिस्टर्स लगाना एक सीपीयू की कीमत को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए आपको तमाम सीपीयूज के अंदर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि उनमें डुप्लीकेट सेट ऑफ रजिस्टर्स हों। सो इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्राइस एंड परफॉर्मेंस। हमें अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए लेकिन हम बेदरेग कीमत भी अदा नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज अ बिट ऑफ मल्टीटास्किंग एंड मोबाइल सिस्टम्स। मोबाइल सिस्टम्स आप जानते हैं कि थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, उनके अंदर मल्टीटास्किंग बहुत आसान नहीं होती। एक प्राइमरी रीज़न तो ये है कि आमतौर पर आपकी जो स्क्रीन होती है वो इस काबिल नहीं होती कि उसके ऊपर मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली चल सकें। जैसे आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर कर सकते हैं या लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं कि मल्टीपल स्क्रीन आप साइमल्टेनियसली शो कर सकते हैं। ये काम इतना आसान मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत माइनर मल्टीटास्किंग मोबाइल सिस्टम्स भी करते हैं हमारे लिए। So some mobile systems, for example, early versions of iOS allow only one process to run and others are suspended। तो आप एक ही प्रोसेस रन कर सकते थे, एक से ज़्यादा प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन नहीं हो सकते थे। सो ड्यू टू स्क्रीन रियल एस्टेट, चूँकि स्क्रीन बहुत छोटी है, यूज़र इंटरफेस बहुत लिमिटेड है, तो आपके पास बेसिकली फिर iOS में क्या था कि एक सिंगल फोरग्राउंड प्रोसेस है, यानी जो सामने आपको नज़र आ रहा है चल रहा है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस पे, और मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेस हैं जो मेमोरी के अंदर हैं, रनिंग हैं, लेकिन उनका कोई डिस्प्ले नहीं है और वो बहुत लिमिटेड सी फीचर्स के साथ जो है बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। सो लिमिट्स इंक्लूड फॉर एग्जांपल सिंगल शॉर्ट टास्क रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, स्पेसिफिक लॉन्ग रनिंग टास्क लाइक ऑडियो प्लेबैक। सो ये चीज़ आपको आम तौर पे अब आप मोबाइल सिस्टम्स में मिलती है कि बैक
बैकग्राउंड में बहुत सारे टास्क जो होते हैं वो नोटिफिकेशंस जनरेट करते रहते हैं, नोटिफिकेशंस रिसीव करते रहते हैं, जबकि फोरग्राउंड में आपके एक ही एप्लीकेशन चल रही होती है। और इसके अलावा मिसाल के तौर पे जो लॉन्ग टास्क हैं जैसे ऑडियो प्लेबैक है, तो ऑडियो प्लेबैक भी आप स्क्रीन को ऑफ करके, मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐप्स आपकी ऑडियो प्लेबैक की ऐसी हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी अगर आपको कोई वॉइस मैसेज आता है तो आप स्क्रीन को ऑफ करके भी उसको बैकग्राउंड प्रोसेस के तौर पे सुन सकते हैं। Androids runs foreground and background processes with fewer limits। Android के बारे में समझा जाता है कि Android थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल है in terms of multitasking compared to iOS। So background processes uses a service to perform a task। So आमतौर पे बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको वो स्पेसिफिकली सर्विस का नाम देता है, that it is running as a kind of service, or a service is a container in which that process is running। So service can keep running even if background process is suspended, and service has no user interface and very small memory use। Okay, the next important thing that we need to talk about is कि process create कैसे होता है और process terminate कैसे होता है। So as I said earlier कि कोई भी process किसी existing process से create होता है। So there is a process which is already existing, and out of that existing process we can create a new process। और आमतौर पे आप जानते हैं कि इसके लिए हम सिस्टम कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। लिनक्स के अंदर हमारे पास जो सिस्टम कॉल है जो प्रोसेस क्रिएशन के लिए इस्तेमाल की जाती है वो फोर्क है। इसी तरीके से विंडोज़ के अंदर जो सिस्टम कॉल हम इस्तेमाल करते हैं वो क्रिएट प्रोसेस है, राइट। सो वी लाइक discuss process creation in relatively more detail now। सो आमतौर पे चूंकि एक प्रोसेस किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस से क्रिएट होगा तो हम ये कहेंगे कि कोई पेरेंट प्रोसेस है जिसने किसी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया। सो अ पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चिल्ड्रन प्रोसेसेस which in turn create other processes forming a tree of process। जैसे आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज अपना शजरा नसब मेंटेन करती हैं, तो जी पहले ये थे, फिर उनके इतनी औलाद थी, फिर उनकी औलाद से इतनी औलाद हुई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो फैमिली ट्री हम उसे कहते हैं। तो इसी तरीके से जो प्रोसेसेस हैं उनका भी एक ट्री मेंटेन किया जाता है सिस्टम के अंदर। सो जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाइड एंड मैनेज्ड बाय अ प्रोसेस आईडी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप लोगों की या रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं जो यूनिक है पूरी यूनिवर्सिटी में, इसी तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं सब किसी आईडी से आइडेंटिफाई होते हैं, और वो आईडी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक होती है, एंड यूजुअली इट इज़ एन इंटीजर आईडी। इसके अलावा फिर हमें रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शंस के बारे में बात करनी है कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस को मुख्तलिफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो जब कोई पेरेंट प्रोसेस कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है तो रिसोर्स शेयरिंग के बारे में हमें फैसला करना होता है। दे कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल वो रिसोर्सेज जो पेरेंट को दिए गए हैं हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि चाइल्ड भी उन्हीं प्रोसेसेस में से शेयर लेगा, या चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट वो उनके साथ शेयर करेगा, या उसमें से उसको खास रिसोर्सेज मुहैया कर दिए जाएंगे कि ये वाले रिसोर्सेज चिल्ड्रन के हैं, या पेरेंट और चाइल्ड कोई रिसोर्सेज शेयर नहीं करेंगे, जो चाइल्ड होगा उसको अलग से रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम मुहैया करेगा। सो इट कैन बी लाइक ऑल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि वो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान रिसोर्स शेयरिंग की ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करता है, या सिरे से वो इनको अलग तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूशन ऑप्शन के बारे में अभी हमें पीछे जो डायग्राम देखी थी वहां भी बात की थी। ऐसा मुमकिन है कि पेरेंट और चाइल्ड कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सके, यानी एक पेरेंट ने एक चाइल्ड क्रिएट किया है, इससे पेरेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाइल्ड को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, चाइल्ड अपनी जगह एग्जीक्यूट करता रहा, पेरेंट अपनी जगह एग्जीक्यूट करता रहा। और ऐसा भी मुमकिन है कि अगर किसी पेरेंट ने किसी चाइल्ड को क्रिएट किया है तो जब तक चाइल्ड अपना काम पूरा नहीं कर लेता पेरेंट तब तक वेट करता है, यानी उसने चाइल्ड को किसी खास काम को कंप्लीट करने के लिए क्रिएट किया है, जैसे ही वो काम चाइल्ड कंप्लीट करेगा तो एक सिग्नल जनरेट करेगा पेरेंट की तरफ कि मैं अपना ये काम करके एग्जिट कर रहा हूं, उसके बाद पेरेंट अपनी एग्जीक्यूशन को वहीं से आगे कंटिन्यू कर लेगा। ओके, सीआर हैं आपके या नहीं? शोएब मौजूद हैं या नहीं?
ओके, गुलाम जिलानी। गुलाम जिलानी, आप ऐसा करें, माइक बंद कर दें, देन आई स्पीक। पुत्र माइक बंद कर दे। नाउ लिसन, ये क्लास में इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं? 21। तो ये 21 लोग जो हैं इनके नाम नोट कर लीजिए, राइट? गुलाम जिलानी, आप ये नाम नोट कर लेंगे, 21 नाम, राइट? So I'll get these names from you on the next class, during the next class on Saturday. Okay. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस, हम प्रोसेस क्रिएशन को ज़रा प्रैक्टिकल टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं। द टर्म दैट यू सी एट द स्टार्ट ऑफ द स्लाइड इज दैट इज एड्रेस स्पेस। एक प्रोसेस जो टोटल मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई करता है रैम के अंदर, उसको हम उस प्रोसेस की एड्रेस स्पेस कहते हैं। उस एड्रेस स्पेस में जो कुछ भी लाइक उस एरिया के अंदर पड़ा हुआ है, वो सारे का सारा जो कंटेंट है और जो जितने एरिया में वो पड़ा हुआ है, इस टोटल को हम उस प्रोसेस की एड्रेस स्पेस कहते हैं। यानी वो तमाम मेमोरी एरिया जो इस प्रोसेस को एलोकेटेड है और वो तमाम कंटेंट जो उस एलोकेटेड एरिया के अंदर पड़ा हुआ है, इसको हम उस प्रोसेस की एड्रेस स्पेस कहते हैं। अब जब आप एक पेरेंट से एक चाइल्ड क्रिएट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। जनरली तो ये होता है कि जब आपने एक पेरेंट से एक चाइल्ड क्रिएट किया तो आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। यानी जो सोर्स कोड पेरेंट के लिए है वही सोर्स कोड चाइल्ड के लिए भी है। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक ही प्रोसेस की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं, हमें एक नया प्रोसेस क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पे हमारे सिस्टम में अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं चल रहा और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस से क्रिएट होगा, और वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं हो सकता क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो पहले चल ही नहीं रहा। तो फिर इसका मतलब ये है कि किसी और प्रोसेस की कॉपी क्रिएट करके हम एक प्रोसेस क्रिएट करेंगे और फिर उसकी कॉपी क्रिएट करने के बाद उसकी एड्रेस स्पेस को तब्दील कर देंगे, यानी उसके अंदर कोई नया प्रोग्राम लोड कर लेंगे। आप मिसाल के तौर पे इसको यूं ले लीजिए कि अगर आप ब्राउज़र चला रहे हैं तो आप ब्राउज़र की एक कॉपी क्रिएट करते हैं और बाद में आप ये कहते हैं कि आपको ब्राउज़र नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड करना है, तो आप उसकी एड्रेस स्पेस को तब्दील करके उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बाइनरी फाइल को लोड करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो ये दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं। जब आप एक प्रोसेस की कॉपी क्रिएट करेंगे तो वो एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस की एग्जैक्ट कॉपी होगी। आप चाहें तो उसी कॉपी, अगर आपको उसी कॉपी की ज़रूरत है तो आप उसी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई नया प्रोसेस चलाना है तो आप वो नया प्रोसेस भी चला सकते हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पे हम यूनिक्स का केस देखते हैं यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास फोर्क वो सिस्टम कॉल है जिसके ज़रिए हम नया प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? फोर्क सिस्टम कॉल के ज़रिए जब आप एक नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो प्रोसेस के दो हिस्से हो जाते हैं। यानी यहाँ तक देखें तो एक प्रोसेस चल रहा था, यहाँ आके जब प्रोसेस ने फोर्क किया तो इसके दो हिस्से हो गए, यानी एक प्रोसेस से दो प्रोसेस बन गए। एक हिस्सा इसको हम पेरेंट कहते हैं और दूसरा हिस्सा इसको हम चाइल्ड कहते हैं। अब ये जो फोर्क फंक्शन है ये बुनियादी तौर पे दो बार रिटर्न करता है, यानी ये पेरेंट के लिए अलग रिटर्न करेगा क्योंकि इसकी दो कॉपीज बन गई हैं, तो पेरेंट के लिए फोर्क कुछ और रिटर्न करेगा और चाइल्ड के लिए कुछ और रिटर्न करेगा। तो चाइल्ड के केस में तो फोर्क रिटर्न करता है जीरो, यानी जिस कॉपी में फोर्क ने जीरो रिटर्न किया है वो चाइल्ड कॉपी है, ठीक है। और जो पेरेंट की साइड होगी, पेरेंट की साइड पे ये कोई पॉजिटिव प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगा और ये प्रोसेस आईडी वो आईडी होगी जो इसने चाइल्ड को एलोकेट की है। मिसाल के तौर पे इसने चाइल्ड के लिए जीरो रिटर्न किया, चाइल्ड के लिए ये हमेशा जीरो रिटर्न करेगा, इसका मतलब ये है कि चाइल्ड क्रिएशन इज सक्सेसफुल हियर, ठीक है। और फर्ज करें कि इसने पेरेंट को रिटर्न किया 4522, तो इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट को ये बता रहा है कि जो चाइल्ड मैंने अभी क्रिएट किया है उसकी आईडी है 4522। ये पेरेंट को आईडी क्यों बताएगा? क्योंकि बुनियादी तौर पे जो चाइल्ड क्रिएट किया किया है उसकी बुक कीपिंग
फाइनली पेरेंट ही को करनी है। उस प्रोसेस से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है पेरेंट को, उसको क्लीन अप करना भी पेरेंट ही की जिम्मेदारी होगी। लिहाजा उसने चाइल्ड की आईडी पेरेंट को बता दी कि जो प्रोसेस मैंने अभी चाइल्ड प्रोसेस आपके प्रोसेस से क्रिएट किया है उसकी आईडी ये है, सो दैट इफ यू वांट टू कॉरेस्पॉन्ड टू दैट प्रोसेस यू नो द आईडी, राइट। अच्छा, अब जैसे मैंने ये पहले कहा, जैसे मैंने ये पहले कहा कि जो लाइक जो चाइल्ड होता है वो एग्जैक्टली कॉपी होता है पेरेंट की। अब यहाँ पे अगर तो आपको वही काम करना है जो पेरेंट के अंदर हो रहा था, वही प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये कोई यहाँ कोई नया प्रोग्राम लोड करें, तो फिर आपको चाइल्ड के अंदर एग्जीक्यूट exec EXEC इस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करना है। इसके पैरामीटर के तौर पे आप किसी भी नए प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई मीडिया प्लेयर चलाना है, आपको कोई टेक्स्ट एडिटर चलाना है या कुछ भी चलाना है, तो आप एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल के अंदर उस प्रोग्राम का नाम या एड्रेस दे देंगे, और आपकी ये जो नई एड्रेस स्पेस बनी है चाइल्ड के केस में, उसमें पेरेंट के कोड की बजाय नया कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, राइट। और अब ये दो प्रोसेस अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। पेरेंट की ऑप्शन जाहिर है वही है, पेरेंट अपनी एग्जीक्यूशन जारी रख सकता है, और उसके बाद बेसिकली उसको एक सिस्टम कॉल है जिसको इस्तेमाल करना है, जो हम कहते हैं वेट। वेट सिस्टम कॉल पेरेंट को इसलिए कॉल करनी होती है कि पेरेंट जिसने किसी चाइल्ड को क्रिएट किया है, आमतौर पे उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो चाइल्ड की टर्मिनेशन तक उसका इंतज़ार करे और उसके रिसोर्सेज को क्लीन अप भी करे। तो जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन के बाद एग्जिट कॉल करेगा, तो ये एक सिग्नल जनरेट करेगा पेरेंट की तरफ, टेलिंग दैट आई हैव कंप्लीटेड एंड आई एम एग्जिटिंग। वंस द पेरेंट नोज दैट द चाइल्ड हैज एग्जिटेड, नाउ पेरेंट इज फ्री टू डू वट एवर इट वॉन्ट्स टू डू। इट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन और इट वॉन्ट टू एग्जिट itself as well। ये पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अब क्या करना है। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? आप मिसाल के तौर पे एक ही काम से मुराद ये है कि एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। आप मिसाल के तौर पे देखें कि आप ब्राउज़र चला रहे हैं, ठीक है। एक ब्राउज़र में आप गूगल ओपन करते हैं, एक ब्राउज़र में आप मेल ओपन कर लेते हैं। आप मेल और गूगल एक ही ब्राउज़र में तो टैब में तो ओपन नहीं कर सकते ना। आर यू लिसनिंग? डज इट क्लियर एनीथिंग और नॉट? सो बेसिकली जब हम कहते हैं कि एक ही प्रोसेस चलाना है, उसका मतलब ये नहीं होता कि डेटा भी सेम होगा। डेटा डिफरेंट हो सकता है, कोड सेम होगा। अब आप ब्राउजर टैब चलाते हैं तो ब्राउजर टैब जो है, ब्राउजर टैब, दो ब्राउजर टैब्स हैं, उनका कोड बेसिकली सेम होगा, लेकिन दोनों के अंदर डेटा डिफरेंट हैंडल हो रहा होगा। एक में आप दोनों में गूगल खोल लें या डिफरेंट चीज़ें खोल लें, लेकिन डेटा बहरहाल दोनों का अलग अलग मैनेज किया जा रहा होगा, क्योंकि प्रोसेस तो दो है ना, एक प्रोसेस नहीं है। ओके, ओके जी। So this is a tentative parent tree, a process tree from the Linux। Linux जब boot होता है तो Linux में जो पहला process create होता है उसको हम कहते हैं system D, that is short for system daemon, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेस जो सिस्टम में हर वक्त चल रहा होता है, और उसकी प्रोसेस आईडी 1 होती है। सो जब भी लिनक्स सिस्टम बूट होता है, जो सबसे पहला प्रोसेस क्रिएट होता है उसका नाम है सिस्टम डीमन, और उसकी प्रोसेस आईडी हमेशा 1 होती है। फिर उसके आगे मजीद प्रोसेस क्रिएट होते हैं जो लाइक फोर्क के जरिए क्रिएट किए जा सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लॉग इन डीमन नजर आ रहा है, जिसके जरिए आप सिस्टम में लॉग इन करते हैं। लॉग इन के बाद आपको यहाँ पे एक शेल, बैश शेल जो कमांड प्रॉम्प्ट है आपका, वो फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर उसके अंदर पीएस एक कमांड है जिसके जरिए आप प्रोसेसेस का स्टेटस देखते हैं। विम एक टेक्स्ट एडिटर है, राइट। और इस तरीके पे से रिमोट लॉगिन के लिए आपके पास
यहाँ सिक्योर शेल का भी एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे पाइथन आपने एग्जीक्यूट किया हुआ है तो पाइथन भी अलग प्रोसेस के तौर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आपको हर प्रोसेस एक पेरेंट चाइल्ड हायरार्की में नजर आ रहा है। सिस्टम डीमन तमाम प्रोसेसेस का पेरेंट है, उसके नीचे 3 प्रोसेस चल रहे हैं, लॉगिन के नीचे एक प्रोसेस चल रहा है, बैश के नीचे मजीद 2 प्रोसेस चल रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो फॉर एग्जांपल बैश इज द पेरेंट ऑफ दिस एंड दिस, login daemon is the parent of bash and hence a grandparent of ps and vim, and system daemon is the parent of all the processes in the system in a way. Okay, now this is a programmatic example of fork, right? As I said that you have looked at the code of Java, so आप इसको Java के कोड के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। So आप जानते हैं जैसे Java में भी आपका मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन से शुरू होता है, इसी तरीके से C में भी। हाँ, Java में एक मुसीबत ये है कि Java में हमें हर प्रोसेस प्रोग्राम जो लिखना है उसमें लाइक उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। C में ऐसा लाजमी नहीं होता, इनफैक्ट C बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही नहीं सिरे से। तो C में हर प्रोग्राम मेन से शुरू होता है, C++ में भी मेन से शुरू होता है और जावा में भी मेन से शुरू होता है। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया PID, प्रोसेस आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हमने फोर्क फंक्शन कॉल कर लिया। अब आपको मैंने बताया था कि जैसे ही किसी प्रोसेस में फोर्क एग्जीक्यूट होगा तो एग्जैक्टली exactly 2 कॉपीज बन जाएंगी। अभी ये एक कॉपी है, आप यूं समझें कि इसकी एक और कॉपी यहां पे अलग क्रिएट हो गई क्योंकि आपने फोर्क कॉल कर लिया है। अब ये पेरेंट साइड बन गई और फर्ज करें ये दूसरी जो है ये चाइल्ड साइड बन गई। अब पेरेंट साइड का कोड अलग एग्जीक्यूट हो रहा है और चाइल्ड साइड का कोड अलग एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप यहां पे चेक करते हैं PID इज लेस देन 0। अगर प्रोसेस आईडी 0 से छोटी है, प्रोसेस आईडी 0 से छोटी सिर्फ उस सूरत में आएगी अगर फोर्क फेल हो जाए। अगर फोर्क फेल हो जाता है और नया प्रोसेस की क्रिएशन सक्सेसफुल नहीं होती तो आपको फोर्क कोई नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप ये चेक कर रहे हैं कि अगर फोर्क ने कोई नेगेटिव वैल्यू रिटर्न की है तो आप सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट कर दें कि फोर्क फेल्ड, कि नया प्रोसेस क्रिएट नहीं किया जा सका, और आप रिटर्न करें प्रोग्राम से, यानी प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट कर दें आप, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोसेस आईडी 0 से छोटी नहीं है यानी प्रोसेस क्रिएशन सक्सेसफुल रही है तो फिर नीचे आ जाएं। आप चेक कर रहे हैं एल्स इफ PID इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि पेरेंट के केस में उसने पॉजिटिव प्रोसेस आईडी रिटर्न करनी है, चाइल्ड के केस में उसने 0 रिटर्न करना है। इसका मतलब यह है कि ये वाली इफ कंडीशन जो है ये पेरेंट के केस में फॉल्स होगी क्योंकि उसको PID पॉजिटिव मिली होगी, लेकिन चाइल्ड के केस में जो कि अलग यहां एग्जीक्यूट हो रहा है, चाइल्ड के केस में ये PID 0 है चूंकि चाइल्ड को 0 रिटर्न किया गया है। अब चाइल्ड की मर्जी है, उसने यही काम करना है कुछ और करना है। चाइल्ड कहता है जी मुझे एक नई कमांड एग्जीक्यूट करनी है, ls फॉर एग्जांपल। जैसे आप विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट पे dir लिखें तो करंट फोल्डर के अंदर जितने मजीद फोल्डर और फाइल्स होते हैं वो शो हो जाते हैं। इसी तरीके से लिनक्स में अगर आपने करंट डायरेक्टरी के अंदर सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स को देखना हो तो आप ls का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक अलग प्रोसेस ls को लोड करके एग्जीक्यूट कर रहा है चाइल्ड प्रोसेस, और ये else पेरेंट के केस में एग्जीक्यूट होगा क्योंकि पेरेंट के केस में PID 0 नहीं बल्कि पॉजिटिव आई है, तो ये दोनों इफ कंडीशंस पेरेंट के केस में फॉल्स होगी। तो पेरेंट बेसिकली क्या कर रहा है, वेट कॉल कर रहा है, यानी पेरेंट इंतजार कर रहा है कि मैंने एक चाइल्ड क्रिएट कर दिया है तो मैं उसकी टर्मिनेशन का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही ये चाइल्ड ls एग्जीक्यूट करेगा ये टर्मिनेट कर जाएगा और एक सिग्नल पेरेंट की तरफ आएगा कि चाइल्ड टर्मिनेट हो गया है, और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल पेरेंट सिंपली प्रिंट करता है कि चाइल्ड कंप्लीट हो गया और उसके बाद पेरेंट भी रिटर्न 0 करके एग्जिट कर जाता है। इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट क्लास में लिनक्स के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। विंडोज के ऊपर मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, सो वी विल सी हाउ वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम ऑन लिनक्स, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो प्लीज। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस टर्मिनेशन। कि प्रोसेस टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है। प्रोसेस जब अपनी आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है तो फिर वो टर्मिनेट कर जाता है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट सिंपली टर्मिनेशन मींस, राइट। आमतौर पे जो लाइक लिनक्स सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें एग्जिट इज दैट पर्टिकुलर सिस्टम कॉल जिसके जरिए प्रोसेस टर्मिनेट करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंपली रिटर्न 0 लिखा हुआ है। तो ये आखिरी स्टेटमेंट है तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोसेस एग्जिट कर जाएगा। यहाँ आप एक्सप्लिसिटली अगर एग्जिट सिस्टम कॉल नहीं भी लिखते तो जब किसी प्रोसेस की आखिरी लाइन आ जाती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टर्मिनेट कर देता है।
लेकिन आप एक्सप्लिसिटली एग्जिट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाइल्ड है तो वो पेरेंट को स्टेटस भी रिटर्न करता है, क्योंकि पेरेंट आमतौर पे वेट सिस्टम कॉल के अंदर इंतजार कर रहा होता है कि चाइल्ड उसको बताएगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है उसके रिसोर्सेज जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम डी एलोकेट कर लेता है। अगर उसने कोई फाइल ओपन की हुई है, अगर उसको सीपीयू के ऊपर कोई स्लॉट मिली हुई है, वट जितने भी उसके एक्टिव कनेक्शन, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन सबको डी एलोकेट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्री डिक्लेयर कर देता है। Okay. Now, parent may terminate the execution of children process using the abort system call. पेरेंट के पास आमतौर पे पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उन तमाम चिल्ड्रन के लिए जो उसने क्रिएट किए होते हैं, और चिल्ड्रन अपनी तरतीब से एग्जीक्यूट करके अपना काम ख़त्म करके खुद एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन पेरेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो अबॉर्ट सिस्टम कॉल के ज़रिए किसी चाइल्ड को खुद भी ख़त्म कर सकता है। इसकी लाइक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इसकी ज़रूरत दरपेश हो सकती है। आमतौर पर नॉर्मल सिचुएशन में लाजमी नहीं है कि उसको अबॉर्ट करना पड़े, पेरेंट अपने चिल्ड्रन अपना काम ख़त्म करके खुद एग्जिट कर जाते हैं। सो सम ऑफ द रीजंस दैट द पेरेंट माइट वांट टू अबॉर्ट अ चाइल्ड कुड बी दैट द चाइल्ड हैड एक्सीडेड द एलोकेटेड रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज चाइल्ड को एलोकेट किए जा सकते थे वो किए जा चुके हैं और अब उसको मजीद रिसोर्सेज एलोकेट नहीं किए जा सकते, या द टास्क असाइन टू चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जिस काम के लिए चाइल्ड को क्रिएट किया गया था वो टास्क अब चाहिए ही नहीं, या द पेरेंट इज एग्जिटिंग, क्योंकि पेरेंट अपना काम पूरा कर चुका है और अब उसको एग्जिट करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात की इजाजत नहीं देता कि पेरेंट चिल्ड्रन को टर्मिनेट किए बगैर एग्जिट करे, लिहाजा चूंकि पेरेंट जा रहा है तो चाइल्ड को भी मजबूरन उसके साथ जाना होगा। इट वेरीज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आमतौर पे लिनक्स ये करता है कि अगर पेरेंट एग्जिट कर गया है और चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे आके देखें तो फॉर एग्जांपल देयर कैन बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि ये प्रोसेस एग्जिट कर रहा है और ये प्रोसेस अभी चल रहा है, तो अब ये चाइल्ड जो है ये कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो वन पॉसिबिलिटी इज कि इसको बैश के साथ ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस चलता रहे, बैश अगर बंद होता भी है तो हो जाए, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहे, तो आमतौर पे फिर एक ऑप्शन ये होती है कि आप इस प्रोसेस को सीधा सिस्टम डीमन को एलोकेट कर दें, तो द सिस्टम डीमन विल बिकम इट्स पेरेंट इन दैट केस। सो बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रोसेस पेरेंट के बगैर हो। अगर उसका रियल पेरेंट एग्जिट कर रहा है तो या तो वो उसके साथ एग्जिट करेगा या फिर उसको किसी और प्रोसेस को बतौर चाइल्ड एलोकेट कर दिया जाएगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलाउ नहीं करता कि चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट के बगैर एग्जिट करें, तो उस केस में हमें कैस्केडिंग टर्मिनेशन फेस करनी पड़ती है। यानी इसका मतलब क्या है कि ऑल चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन मस्ट बी टर्मिनेटेड। यानी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं अलाउ करता कि कोई भी चाइल्ड एग्जिस्ट करे पेरेंट के बगैर, जैसे इस केस में मिसाल के तौर पे अगर लॉग इन डीमन को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो कैस्केडिंग टर्मिनेशन का मतलब ये होगा कि इसके नीचे जितना भी ट्री एग्जिस्ट करता है वो सारे का सारा खत्म होगा इसके साथ। यानी लॉग इन डीमन के खत्म होने का मतलब है बैश भी जाएगा, पीएस भी जाएगा और वेम भी जाएगा। The parent process may wait for termination of a child process by using the wait system call. The call returns status information and the process ID of the terminated process. जैसे अभी हमने पीछे देखा कि आप जो पेरेंट होता है वो वेट सिस्टम कॉल में इंतज़ार करता है कि चाइल्ड प्रोसेस अपनी टर्मिनेशन के बाद उसको सिग्नल करके बताएगा टर्मिनेशन पे कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ और एग्जिट कर रहा हूँ। If no parent is waiting when the process terminates, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट ने वेट इन्वोक नहीं किया, तो उस सूरत में हम चाइल्ड को ज़ॉम्बी कहेंगे। ये लाइन समझ आई आपको? ये दोनों लाइनें आप पढ़िए और समझिए और पूछिए इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज टू लाइन्स, आखिरी दो लाइन्स जो हैं स्लाइड पे।
जी, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। कोई है? जी, ये दो लाइंस आपको पढ़ने के लिए कहा है। इन दो लाइंस को पढ़ लिया आपने? आपको आवाज आ रही है मेरी? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये दो लाइंस आपने पढ़ ली? मैंने एक सवाल पूछा है कि क्या ये दो लाइंस आपने पढ़ ली? ओके। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़ लें, और जिन्होंने पढ़ी हैं वो ये बताएं कि इनमें क्या बात समझ आई या क्या बात समझ नहीं आई। अगर समझ नहीं आई तो एक सवाल की शक्ल में इसे बताइए कि क्या बात समझ नहीं आई। दोनों में कंफ्यूजन है। चले फर्ज करें दूसरी लाइन नहीं है, सिर्फ पहली लाइन है, एक ही लाइन है। फर्ज करें दूसरी लाइन नहीं है, ऑर्फन वाली लाइन नहीं है, सिर्फ जॉम्बी वाली लाइन है। जी, पहली लाइन में से ही कोई सवाल पूछ लें। पेरेंट, यानी बेसिकली इस वक्त हम बात कर रहे हैं पेरेंट और चाइल्ड की, ठीक है। और हमने ये कहा हुआ है कि पेरेंट आमतौर पर चाइल्ड की टर्मिनेशन का इंतज़ार करता है, क्योंकि पेरेंट की जिम्मेदारी है चाइल्ड को क्लीन अप करना, राइट। अब फर्ज करें कि चाइल्ड एग्जिट करता है, ठीक है। तो जब चाइल्ड एग्जिट करता है तो वो पेरेंट को एक सिग्नल देता है कि मैं एग्जिट कर रहा हूं। और पेरेंट को वो सिग्नल इसलिए मिलता है कि पेरेंट ने वेट सिस्टम कॉल को कॉल किया हुआ होता है। यहां हम ये सिचुएशन मेंशन कर रहे हैं कि अगर पेरेंट वेट नहीं कर रहा, यानी चाइल्ड ने एग्जिट किया, उसने एक सिग्नल जनरेट किया, लेकिन वो सिग्नल जिसने रीड करना था वो वहां पे मौजूद ही नहीं है। यानी अगर पेरेंट ने वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक ही नहीं किया, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि जो चाइल्ड प्रोसेस है वो तो एग्जिट कर जाएगा, चाइल्ड प्रोसेस ने तो अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर ली, लेकिन चूंकि उसने जो सिग्नल जनरेट करना था पेरेंट को, वो सिग्नल पेरेंट ने कैच नहीं किया, लिहाजा वो चाइल्ड अब खत्म नहीं होगा बल्कि एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। सो zombies आर काइंड ऑफ लाइव डेड पीपल, राइट। सो अब वो चाइल्ड बुनियादी तौर पे तो खत्म हो चुका, अपना काम कंप्लीट कर चुका, लेकिन चूंकि पेरेंट ने वेट के अंदर उसका टर्मिनेशन स्टेटस रीड करके उसको क्लीन अप नहीं किया,
लिहाजा अब वो एक डेड अलाइव के तौर पे सिस्टम में मौजूद होगा, इसलिए हम उस प्रोसेस को एक ज़ॉम्बी कहेंगे। जी पूछिए। देखिए, बेसिकली ये इस कोड में आपको नजर आ रहा है। देखिए, ये पेरेंट का कोड है। पेरेंट ने वेट सिस्टम कॉल कॉल की, ठीक है। फर्ज करें वेट कॉल करने से पहले यहां पेरेंट कोई लंबा चौड़ा काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। इस दौरान चाइल्ड टर्मिनेट कर जाता है। अब फर्ज करें पेरेंट ने वेट कॉल किया हुआ है, लेकिन अभी तक वेट एग्जीक्यूट होना ही शुरू नहीं हुआ, चाइल्ड पहले ही टर्मिनेट हो गया। अब इससे पहले कि ये वेट सिस्टम कॉल कॉल करता ताकि ये चिल्ड्रन चाइल्ड का सिग्नल रिसीव कर सकता, ये अभी भी किसी और काम में बिजी है। इसका मतलब ये है कि चाइल्ड इसको सिग्नल दे रहा है, लेकिन ये सिग्नल रिसीव करने की पोजीशन में नहीं है। अब जब तक ये सिग्नल रिसीव करने की पोजीशन में नहीं आएगा तो चाइल्ड ज़ॉम्बी के तौर पे जिंदा और मुर्दा रहेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद अगर पेरेंट वेट कॉल कर लेता है तो चाइल्ड अब ज़ॉम्बी नहीं रहेगा, चाइल्ड खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया? ये बात समझ आई या नहीं? अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि पेरेंट, यानी यहां तो हम ये कह रहे थे कि पेरेंट अभी जिंदा है, उसने वेट लेट कॉल किया है, बाद में जाके कॉल करता है, तो जब भी करेगा तो ये ज़ॉम्बी को क्लीन अप कर देगा। दूसरी सूरत ये है कि पेरेंट इस फंक्शन को कॉल ही नहीं करता, पेरेंट ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करता। इसका मतलब ये है इफेक्टिवली कि पेरेंट इन इफेक्ट ये कह रहा है, आई डोंट केयर, आई एम नॉट गोइंग टू क्लीन अप द चाइल्ड दैट आई हैव क्रिएटेड। इस सूरत में जो चाइल्ड सिग्नल जनरेट करेगा, वो सिग्नल जनरेट करने के लिए ना इस वक्त कोई मौजूद है, ना आइंदा कोई मौजूद होगा। तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये जो चाइल्ड अब एग्जिस्ट कर रहा है ये ऑर्फन है। पहले हम जॉम्बी कह रहे थे, उसका मतलब ये था कि बेसिकली उसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ये कि वो अपना चाइल्ड का काम कंप्लीट हो रहा है, वो उसको क्लीन अप अभी नहीं कर सकता क्योंकि वेट उसने कॉल नहीं किया, बाद में जब करेगा तो वो क्लीन अप हो जाएगा। लेकिन इस सूरत में हम ये कह रहे हैं कि पेरेंट पहले ही एग्जिट कर चुका है, खत्म हो चुका है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिहाजा अब जो चाइल्ड टर्मिनेट करके सिग्नल जनरेट कर रहा है, तो अब हम उसको यतीम कहेंगे कि उसके वालिद पहले ही जा चुके हैं, राइट। सो एज आई सेड कि आमतौर पर लिनक्स के अंदर जो ऑर्फन प्रोसेस होते हैं उनको सिस्टम डीमन को एलोकेट कर दिया जाता है ऊपर कि अब आपका पेरेंट जो होगा वो ये प्रोसेस होगा। बट डेफिनेशनली ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके लिए, ओके। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में आमतौर पे पेरेंट्स की प्रायोरिटी, सॉरी, प्रोसेस। जी जी। चाइल्ड चाइल्ड ऑर्फन हो गया, एज आई टोल्ड यू के जो ऑर्फन होगा उसको फिर किसी पेरेंट को एलोकेट किया जाएगा। जैसे आमतौर पर लिनक्स में वो यानी यानी प्रोसेसेस जो ऑर्फन हो जाते हैं उनको किसी और पेरेंट को एलोकेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सिस्टम डीमन को एलोकेट किया जा सकता है। तो ये अब उसकी पॉलिसी होगी कि वो उसको कैसे डील करेगा, उसने सिर्फ क्लीन अप ही करना है ना। अब चूंकि चाइल्ड तो कह रहा है कि मैं टर्मिनेट कर रहा हूं, तो सिस्टम डीमन उसको क्लीन अप कर देगा। ओके, सो एंड्रॉयड में अगर हम बात करें प्रोसेस इंपॉर्टेंस हायरार्की की, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन हैव टू टर्मिनेट प्रोसेस टू रीक्लेम सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी। सो सब चूंकि इसमें मोबाइल सिस्टम में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो आमतौर पे एंड्रॉयड में प्रोसेसेस को एक हायरार्की में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा अहम वो प्रोसेस होते हैं जो फोरग्राउंड प्रोसेस होते हैं, यानी जो सामने स्क्रीन पे आपका प्रोसेस खुला हुआ है वो आमतौर पे एक प्रोसेस होता है।
उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो विजिबल प्रोसेसेस की होती है। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सामने नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस है वो फ्रीक्वेंटली सामने आपके विजिबल होती है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई डाउनलोड चल रही है, कोई ऐप अपडेट हो रही है। उसके बाद सर्विस प्रोसेस होते हैं। सर्विस प्रोसेस ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में किसी चीज़ को चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपका म्यूजिक चल रहा है तो एक सर्विस प्रोसेस के तौर पे चल रहा है। और उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी में वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो बिल्कुल सेल्डम कोई नोटिफिकेशन जनरेट करते हैं बस, और एम्प्टी प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो एंड्रॉयड को जब रिसोर्सेज रिक्लेम करने होते हैं तो सबसे पहले वो किसी एम्प्टी प्रोसेस को टारगेट करेगा। अगर कोई एम्प्टी प्रोसेस नहीं है तो फिर वो बैकग्राउंड प्रोसेस को टारगेट करेगा, और अगर एम्प्टी बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं है तो फिर वो किसी सर्विस प्रोसेस को टारगेट करेगा। तो आमतौर पे वो एक प्रायोरिटी इंप्लीमेंट करता है इन टर्म्स ऑफ रिक्लेमिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। And finally, you see one little thing that gives an example of like existence and logical justification for existence of multiple processes. आप ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। शुरू में जब ब्राउजर्स होते थे, जब यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स एग्जिस्ट करते थे, तो आम तौर पे उनके अंदर टैब्स का तस्वर नहीं होता था। एक ब्राउज़र एक विंडो के तौर पे खुलता था, और अगर आपको एक और ब्राउज़र खोलना है तो वो नई टैब की शक्ल में नहीं खुल सकता था, आपको अलग विंडो ही ओपन करनी होती थी। टैब का तस्वर बाद में आया, सो जैसे अब आप इस्तेमाल करते हैं। नाउ मेनी वेब ब्राउजर्स रन एज सिंगल प्रोसेस। बहुत सारे वेब ब्राउजर्स एक सिंगल प्रोसेस के तौर पे रन होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप टास्क मैनेजर में जाके देखेंगे तो आपने नो मैटर कि आपने कितनी टैब्स खोली हुई हैं, आमतौर पे उनके पीछे एक ही प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। इफ व्हेन वन वेबसाइट कॉजेज ट्रबल, एंटायर ब्राउजर कैन हैंग और क्रैश। अब आपने मिसाल के तौर पे 3 4 5 टैब्स खोली हुई हैं, उनमें से किसी एक टैब में कोई एक पेज अगर मैल फंक्शन कर गया, कोई प्रॉब्लम कर गया, हैंग हो गया, तो आपका पूरा ब्राउजर ही नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है। अब क्रोम ने मिसाल के तौर पे क्या किया, क्रोम ने अपने आप को 3 प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसने आम तौर पे वो 3 प्रोसेस कौन कौन से हैं, ब्राउजर, रेंडरर और प्लगइन। अब एक पार्ट तो लाइक ब्राउजर का है जो ब्राउजर प्रोसेस के तौर पे चल रहा है। इट इज द प्रोसेस दैट मैनेजेस यूजर इंटरफेस, डिस्क एंड नेटवर्क आईओ। सो मिसाल के तौर पे आपने ब्राउजर खोला तो आपके सामने एक यूजर इंटरफेस पेंट हुआ, और इसके अलावा जो नेटवर्क से डेटा आना जाना है, या अगर आपने लोकल कोई वेब पेज अपनी सिस्टम पे स्टोर किया हुआ था उसको डिस्क से रीड कर रहे हैं, तो उसके रीड राइट का ऑपरेशन जो है ये ब्राउजर का प्रोसेस मेंटेन कर रहा होगा। इसके अलावा एक और प्रोसेस आपके पास कौन सा है, रेंडरर। आप तो आमतौर पे जो वेब पेज होते हैं उनको ब्राउजर में रेंडर किया जाता है। आपको पता है कि वेब पेजेस HTML में लिखे जाते हैं, राइट, सो CSS के साथ। तो उनको ब्राउजर के अंदर जो डिस्प्ले करने का अमल होता है उसको हम रेंडरिंग कहते हैं। So renderer process renders web pages, deals with HTML, JavaScript, and a new renderer is created for each website opened. So आमतौर पे आपको हर नए पेज के लिए अलग रेंडरर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सो रेंडरर प्रोसेस का काम क्या है कि जो डेटा आपने नेटवर्क से या डिस्क से रीड किया है उसको ब्राउजर के अंदर HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करके कैसे शो करना है, ये काम रेंडरर प्रोसेस कर रहा है। तो ब्राउजर एक अलग प्रोसेस हो गया, रेंडरर एक अलग प्रोसेस हो गया। ब्राउजर बेसिकली एक ही प्रोसेस के तौर पे चल रहा है, लेकिन हर वेब पेज के लिए रेंडरर प्रोसेस अलग अलग बनाया जा रहा है। Then it also says that it runs in a sandbox, restricting disk and network IO, minimizing effective security exploits. Sandbox एक टर्म है जो शायद आपने पहले भी सुनी हो कि हम प्रोसेसेस को, मुख्तलिफ प्रोसेसेस को सैंडबॉक्स में रन करते हैं। सैंडबॉक्स एक सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म है। जैसे आपने देखा हो कि आप किसी बेस के ऊपर देखें, सिक्योरिटी बेस के ऊपर, तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द महफूज करने के लिए अपने आप को रेत की बोरियां भर के रखी होती हैं। जैसे कोई पर्सन गनमैन खड़ा है तो उसके सामने आपने कोई बैरक बनाया हुआ है और आपने उसके लिए बैरियर बनाया हुआ है, उसके सामने आपने रेत की बोरियां भर के रखी हुई हैं। तो वो सैंड बॉक्स बेसिकली आपको प्रोटेक्शन देते हैं एक बड़े बफर के तौर पे कि अगर आपके ऊपर यहाँ पे फायरिंग भी होती है तो वो सैंड बॉक्स उनको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी प्रोसेस को सैंड बॉक्स में रन करने का मतलब ये होता है कि उसको सडन चीज़ों की एक्सेस नहीं दी जाएगी।
यानी आप कुछ ऑपरेशंस को सेंसिटिव ऑपरेशन समझते हैं, और कोई भी प्रोसेस अगर को वो इस तरह की कोई चीज़ करना चाहता है जो कि आप समझते हैं कि सेंसिटिव हो सकती है और उससे कोई सिक्योरिटी लूप होल क्रिएट हो सकता है, तो आप उस काम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. सो दैट्स वाई द रेंडरर प्रोसेस इज लाइक रन इन अ सैंड बॉक्स. खास तौर पे ये जो जावास्क्रिप्ट होता है, इसको आमतौर पे लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सिस्टम के अंदर किसी ना किसी मैल फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए. सो रेंडरर प्रोसेस आमतौर पे सैंड बॉक्स में रन किए जाते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी क्लोजली मॉनिटर्ड हो और उन्हें किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने में ज़्यादा आसानी हो. और तीसरी किस्म का प्रोसेस जो ब्राउज़र के साथ जुड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लग इन. जैसे आपके ब्राउज़र के अंदर वीडियोस चलती हैं, मुख्तलिफ ऑडियोस चलाते हैं आप, मल्टीमीडिया के लिए मुख्तलिफ प्लगइन्स हो सकती हैं, ग्राफिक्स के लिए हो सकती हैं. तो हर प्लगइन के लिए भी जो क्रोम है वो एक अलग जो है वो प्रोसेस क्रिएट करता है. अब इस मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर का क्रोम को फ़ायदा क्या होता है कि रीड राइट आमतौर पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते. आमतौर पे ज़्यादातर प्रॉब्लम अगर होता है तो वो किसी एक वेब पेज के ऊपर रेंडरिंग के दौरान होता है, जब आप उसको रेंडर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर कंटेंट जो आप दिखा रहे होते हैं ब्राउज़र के अंदर, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आता है. तो रेंडरर चूंकि एक अलग प्रोसेस के तौर पे चल रहा है और हर पेज के लिए अलग रेंडरर है, लिहाजा अगर आपका कोई वेब पेज हैंग भी हो जाता है तो उससे पूरा ब्राउज़र हैंग नहीं होगा, बल्कि आप उस एक ही पेज के साथ ट्रबल महसूस करेंगे, और अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं तो रेस्ट ऑफ द ब्राउजर कैन स्टिल वर्क फाइन. सो एनी क्वेश्चंस दस फार? कोई सवाल है अभी तक तो बताइए. नहीं है, ओके. सो फिलहाल जो हमें चैप्टर 3 से डिस्कस करना था वो हमने पूरा कर लिया है. गुलाम जिलानी, आपने नाम नोट कर लिए? गुलाम जिलानी, आपने नाम नोट कर लिए?